Hello, what's up? I hope you are doing well. Let's crack income from other sources today. One of the easiest chapters. So let's begin. What is the charging section for IFOS? Section number 56 is the charging section for IFOS. Section number 56 says if any income is not falling under any अदर हेड्स ऑफ इनकम्स इट विल फॉल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज मतलब एक इनकम मैंने कमाया बट इट इज नॉट गेटिंग कैटेगराइज्ड एज सैलरी इट इज नॉट गेटिंग कैटेगराइज्ड एज हाउस प्रॉपर्टी इनकम इट इज नॉट गेटिंग कैटेगराइज्ड एज पीजीबीपी इनकम एंड इट इज नॉट गेटिंग कैटेगराइज्ड एज कैपिटल गेन इनकम देन इट विल डेफिनेटली फॉल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज परफेक्ट है सेकेंड पॉइंट इज कि जो मैं इनकम कमाने वाला हूं वो इनकम टैक्स कैसे होगा वो इनकम अक्रूवल बेसिस पे टैक्स होगा या कैश बेसिस पे टैक्स होगा इट विल बी टोटली डिपेंडेंट अपॉन द असेसी कि असेसी कौन सा मेथड फॉलो करता है इफ असेसी मेंटेन्स द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज पर मर्केंटाइल बेसिस देन इन दैट केस इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज अक्रूवल बेसिस पे टैक्स होगा बट अगर कैश बेसिस पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन होते हैं देन इन दैट केस इसका टैक्सेबिलिटी भी रिसीट बेसिस पे होगा दिस इज योर सेक्शन नंबर 56 मैं आगे बढ़ता हूं राइट हैंड साइड पे इनकम चार्जेबल अंडर आईएफओएस देयर आर सर्टेन एग्जांपल्स व्हिच आई हैव रिटन फर्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज मेरे पास एक सिक्योरिटी है उसका मैंने इंटरेस्ट कमाया इंटरेस्ट अमाउंट ऑफकोर्स सैलरी नहीं है पीजीबीपी नहीं है हाउस प्रॉपर्टी भी नहीं है कैपिटल गेन भी नहीं है बिकॉज इट इज इंटरेस्ट इट इज नॉट सेल ऑफ सिक्योरिटीज एंड दैट इज व्हाई इट विल फॉल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो मुझे मैं जो इंटरेस्ट कमा रहा हूं वो मेरे बिजनेस का इनकम है मतलब क्या सिक्योरिटीज में डील करना इज माई बिजनेस और जो मैं इनकम कमाता हूं इंटरेस्ट कमाता हूं इट विल नॉट फॉल अंडर आईएफओएस इट विल फॉल अंडर पीजीबीपी बिकॉज ये मेरा धंधा है धंधा अगर धंधे से अगर मुझे कुछ भी इनकम मिलता है तो वो कभी भी आईएफओएस में नहीं जाएगा इट विल ऑलवेज गो टू पीजीबीपी एंड इसीलिए अगर मेरा सिक्योरिटीज आई एम रिपीटिंग अगर मेरा सिक्योरिटीज का बिजनेस है डीलिंग इन सिक्योरिटीज का बिजनेस है जो मुझे इंटरेस्ट मिलता है दैट इंटरेस्ट विल नॉट गो अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स इट विल ऑलवेज गो अंडर पीजीबीपी दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट बट इफ इट इज नॉट माई बिजनेस देन जो भी इंटरेस्ट मुझे मिलता है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में फॉल होके इट विल बी टैक्स्ड एज आईएफओएस पॉइंट वन पॉइंट नंबर 2 रेंट फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ प्लांट मशीनरी एंड फर्नीचर मेरे पास एक मशीनरी है फर्नीचर है प्लांट है मैंने रेंट पे दिया मेरा धंधा नहीं है वो पर मैंने रेंट पे दिया देन इन दैट केस इट विल फॉल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज देन थर्ड वन इज डिविडेंड ऑन शेयर्स से मुझे कुछ भी डिविडेंड मिला तो वो आईएफओएस में आ जाएगा विनिंग फ्रॉम लॉटरीज पजल्स कार्ड गेम्स इसको हम प्यार से बोलते हैं कैजुअल इनकम अगर कैजुअल इनकम पे मुझे कुछ भी कैजुअल इनकम हुआ देन इन दैट केस वो मेरे आईएफओएस में फॉल होकर उस पर टैक्स लगने वाला है नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट एंड लोन गिवन बैंक डिपॉजिट मतलब क्या फिक्स डिपॉजिट हो सकता है फिक्स डिपॉजिट पे मुझे क्या मिला इंटरेस्ट मिला देन डेफिनेटली ये इंटरेस्ट अमाउंट जो है वो किस में फॉल होगा आईएफओएस में फॉल होगा लोन गिवन मैंने मेरे दोस्त को एक लोन दिया और उसने मुझे उस पर इंटरेस्ट पे किया दिस इज नॉट माई बिजनेस ऑफ गिविंग द लोन एंड दैट इज वाई वॉट एवर इंटरेस्ट आई एम अर्निंग इट विल फॉल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज देन रॉयल्टी इनकम आईएफओएस director sitting fees IFOS agricultural income from land located outside India अगर ऐसा एग्रीकल्चरल लैंड है जो लोकेटेड इन इंडिया है देन इन दैट केस इट विल बी एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर सेक्शन 10(1) बट ये जो एग्रीकल्चरल लैंड है सिंस इट इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया जो भी इनकम मुझे आता है इट विल बी टैक्सेबल और वो कौन से हेड ऑफ इनकम में टैक्स होगा इट विल बी टैक्स्ड अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज बाद में है इनकम फ्रॉम सबलेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी मेरे पास एक हाउस प्रॉपर्टी है आई एम लेटिंग आउट दैट हाउस प्रॉपर्टी आई एम द ओनर आई एम लेटिंग आउट दैट हाउस प्रॉपर्टी टू यू वॉट एवर रेंट यू विल पे मी मेरे हाथ में वो हाउस प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर फॉल हो जाएगा बट हियर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी आई एम टॉकिंग अबाउट सब लेटिंग मतलब मेरे पास एक जो हाउस प्रॉपर्टी था आई लेट आउट दैट प्रॉपर्टी टू यू मुझे इनकम जो आएगा इट विल बी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बट इफ यू सबलेट दैट हाउस प्रॉपर्टी टू योर बेस्ट फ्रेंड एंड वॉट एवर अमाउंट ऑफ इनकम यू विल अर्न आउट ऑफ दैट प्रॉपर्टी तेरे लिए वो हाउस प्रॉपर्टी नहीं होगा तेरे लिए वो क्या होगा तेरे लिए वो होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस एकदम परफेक्ट है ओके सैलरी ऑफ एमपी एमएलए एमएलसी आईएफओएस इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड एक चीज हमेशा याद रखना ये हमेशा तुझे पीजीबीपी में भी आ सकता है पॉइंट आई पेड 1 लाख रुपीज मोर टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट गलती से मैंने 1 लाख रुपए का टैक्स ज्यादा पे किया आई गॉट अ रिफंड ऑफ 1 लाख रुपीज इज इट योर इनकम is it your income it is not your income because you only paid 1 lakh you are only getting 1 lakh so how can this be your income
तेरा ही पैसा तुझे वापस मिल रहा है. So this is not your income. This is definitely not your income. But what is your income? मैंने जो टैक्स पे किया था, whenever government paid that amount back to me, तभी मुझे इंटरेस्ट के साथ पैसा मिला. तो 1 लाख पे अगर मुझे 1,000 रुपए इंटरेस्ट मिला होगा, then 1,000 rupees will be considered as my income, and that income will be as per that income will be taxed as per income from other sources. नेक्स्ट इज इनकम ऑन एनी इन्वेस्टमेंट. ठीक है, इन्वेस्टमेंट में जो इनकम आए वो आईएफओएस में टैक्स हो जाएगा. उसके बाद है गिफ्ट. गिफ्ट टैक्सेशन जो है वो, दिस पॉइंट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिस आईएफओएस चैप्टर. हम लोग वो आगे अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं. ओके, नेक्स्ट इज डिविडेंड इनकम. डिविडेंड इनकम मतलब क्या, मेरा इन्वेस्टमेंट है डोमेस्टिक कंपनी में, डोमेस्टिक कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया और मुझे उसका पैसा दिया. इन दिस केस मुझे जो पैसा मिला डिविडेंड से इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, इट विल बी टैक्स्ड अंडर आईएफओएस इन माय हैंड्स. ओके, अगर मुझे फॉरेन कंपनी से कुछ भी डिविडेंड मिला तो भी मेरे ही हाथ में वो टैक्स होने वाला है. एकदम क्लियर छे? परफेक्ट. ओके, मैं आगे बढ़ता हूं. डीम्ड डिविडेंड मतलब क्या, एक्चुअली आई एम नॉट गेटिंग अ डिविडेंड बट गवर्नमेंट इज ट्रीटिंग दैट अमाउंट, वॉट एवर अमाउंट आई एम गेटिंग, एक्चुअली इट इज नॉट अ डिविडेंड. मतलब क्या, मेरे बैंक अकाउंट में समझो 40,000 रुपए क्रेडिट हुआ. Actually, is it a dividend? No, because company did not declare a dividend. But in this case, government is saying कि no, जो 40,000 रुपए तेरे बैंक में आया है ना, वो 40,000 रुपए में डिविडेंड जैसा ट्रीट करूंगा. डिविडेंड जैसा ट्रीट करूंगा मतलब क्या, मेरे हाथ में वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के हिसाब से टैक्स हो जाएगा. एकदम क्लियर है? तो ये डीम्ड डिविडेंड का कंसेप्ट आया ही क्यों? बिकॉज कंपनी एंड शेयर होल्डर यूज टू डू अ लॉट ऑफ जोल. राइट, यू अंडरस्टैंड जोल? तो कंपनी एंड शेयर होल्डर्स यूज टू डू अ लॉट ऑफ जोल. जोल मतलब क्या, सेटिंग करते थे. और शेयर होल्डर यूज टू टेल द कंपनी कि प्लीज मुझे डिविडेंड मत देना इन द फॉर्म ऑफ कैश, बिकॉज अगर मुझे डिविडेंड मिला तो मुझे टैक्स भरना पड़ेगा. ओके, तो यू डोंट कॉल इट अ डिविडेंड, यू कॉल समथिंग एल्स एंड यू गिव दैट अमाउंट टू मी. तो वो जो कॉल समथिंग एल्स क्या क्या हो सकता है, वो हम लोग ये डीम्ड डिविडेंड में कंसीडर करने वाले हैं. और ये गवर्नमेंट को समझा, अरे यार इसको तो नाम अलग दिया है, डिविडेंड नाम नहीं दिया है. अगर डिविडेंड नाम देते तो डिविडेंड जैसा मुझे टैक्स भरना पड़ता ना, और इसीलिए सिर्फ नाम नहीं दिया है पर कैश तो मिला ना. तो गवर्नमेंट इज सेइंग कि ये डिविडेंड का टैक्स बचाने के लिए ये दोनों ने ऐसा सेटिंग किया है. एंड इसीलिए जो भी मुझे कंपनी से पैसा मिलेगा, वो पैसा मेरे हाथ में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के हेड के अंदर टैक्स होगा as dividend, but it is actually not a dividend. That's why we can't call it a dividend, but we'll have to call it deemed dividend. They have deemed that, they have assumed that it is a dividend, and taxability भी dividend जैसा ही होगा. एकदम परफेक्ट, नो प्रॉब्लम. तो उसमें कौन से सिनारियोज होते हैं? सो एक सेक्शन निकाला 222A. 222A में क्या निकाला? देखो, अगर मुझे कंपनी ने कैश दिया तो मेरे हाथ में वो टैक्स हो जाएगा. तो इसीलिए मैं क्या बोलता हूं कंपनी को कि मुझे आपको अभी आई एम गोइंग टू गेट अ बेनिफिट ऑफ 5 लाख रुपीज. समझो डिविडेंड मुझे अगर मिलता तो 5 लाख का मिलता. तो मैं कंपनी को बोल रहा हूं, कंपनी रुको, मुझे 5 लाख रुपए पैसा मत दो, एक काम करो 5 लाख रुपए का असेट मुझे दे दो, मुझे 5 लाख रुपए का असेट दे दो. तो कंपनी, व्हाट इज दैट कंपनी डूइंग? कंपनी इज नॉट डिक्लेयरिंग अ डिविडेंड, कंपनी इज डिस्ट्रीब्यूटिंग दैट असेट. सो वॉट एवर असेट आई गॉट, is it a dividend? No, but government is saying we will call it a dividend and it will be taxed as if it is a dividend. This is your section number 222A. 222B is talking about, अभी जो ये समझने के लिए नीचे का चार्ट समझते हैं, बहुत अच्छे से समझेगा. नीचे का चार्ट समझने के बाद समझो, कंपनी ने इक्विटी शेयर होल्डर को कैसे पढ़ना है. देखो, कंपनी ने इक्विटी शेयर होल्डर को कुछ बोनस डिबेंचर्स दिए. एक मिनट, कंपनी ने इक्विटी शेयर होल्डर्स को बोनस डिबेंचर्स दिए. सुनने के लिए अजीब लगता है, बराबर है? अगर बोनस डिबेंचर्स इक्विटी शेयर होल्डर को मिले तो वो डीम्ड डिविडेंड जैसा ट्रीट होगा, इसीलिए डीम्ड डिविडेंड टिक, डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा. अगर कंपनी ने इक्विटी शेयर होल्डर को बोनस शेयर्स दिए, पर बोनस शेयर्स तो नॉर्मल है ना, बिकॉज कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर को बोनस शेयर्स तो देता ही है. सो व्हेनेवर कंपनी विल गिव whenever company will give to equity shareholders what? Bonus shares. अभी वो bonus shares can be equity share और it can be preference share. वो दोनों हो सकता है. तो ये डीम्ड डिविडेंड नहीं माना जाएगा, बिकॉज जिसको मिल रहा है वो कौन है? ही इज एन इक्विटी शेयर होल्डर. इक्विटी शेयर होल्डर को बोनस शेयर मिल सकता है, और वो जो शेयर मिला, इट कैन बी अ प्रेफरेंस शेयर ऑल्सो, इट कैन बी इक्विटी शेयर ऑल्सो. कुछ प्रॉब्लम नहीं है. इसलिए जो क्रॉस किया है ना, हाउ टू इंटरप्रेट दैट क्रॉस? क्रॉस इज डीम्ड डिविडेंड नहीं है. बट अगर बोनस डिबेंचर मिला तो वो डीम डिविडेंड माना जाएगा.
एकदम चकाचक। ओके, वेन एवर कंपनी विल मेक अ पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, क्या बोनस डिबेंचर्स, अगेन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बोनस डिबेंचर मिल रहा है तो डेफिनेटली ये डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा। उसके बाद है कंपनी इज पेइंग टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर व्हाट, गिविंग टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर व्हाट, बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स अभी ना प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कभी बोनस नहीं मिलता है, और इसीलिए अगर बोनस शेयर्स मिले तो समथिंग इज अनयूजुअल, एंड दैट इज व्हाई गवर्नमेंट इज सेइंग कि भाई प्रेफरेंस शेयर होल्डर को तुम लोग बोनस दे रहे हो तो कुछ तो गड़बड़ है भैया, दया कुछ तो गड़बड़ है। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि इक्विटी होने दो, प्रेफरेंस होने दो, वी आर गोइंग टू कंसिडर दिस एज डीम्ड डिविडेंड। समझा कि नहीं समझा बेटा? ये है तेरा 222B। 222A क्या था? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट। ए इज असेट, बी मतलब क्या? 222B। बी मतलब ये जो मैंने नीचे का जो टाइम पास किया ना वो, दैट इज योर 222B। उसके बाद 222C। सी मतलब क्या? क्लोजिंग डाउन, मतलब सी इज व्हाट क्लोज डाउन द बिजनेस। क्लोज डाउन मतलब क्या? लिक्विडेशन। क्लोज डाउन इज व्हाट? लिक्विडेशन। तो एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी असेट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी असेट एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, अगर मुझे कंपनी लिक्विडेट हुआ, मुझे कुछ भी असेट मिला, तो वो मेरे हाथ में क्या माना जाएगा? डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा। 222D का बात करता हूं। 222D अभी जो शेयर होल्डर था उसने सोचा अरे यार मुझे अगर कैश मिला तो डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा, अगर मुझे असेट मिला तो डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा, अगर मुझे डिबेंचर बोनस डिबेंचर दिया तो डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा। तो क्या करे, करे तो करे क्या? तो उसने कंपनी को बोला एक काम कर, जो शेयर कैपिटल है 10 रुपए का, अगर एक शेयर कैपिटल है, एक शेयर 10 रुपए का है, तो 10 रुपए का 8 रुपए कर और बाकी के 2 रुपए दे दे। इसको बोलते हैं रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। अगर रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल के हिसाब से अगर मुझे बाकी का अमाउंट मुझे वापस मिल रहा है, देन दिस विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज व्हाट? डीम्ड डिविडेंड। एकदम चकाचक, एकदम कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अभी एक पॉइंट में डिस्कस करता हूं कि ये डीम डिविडेंड जो है, डीम डिविडेंड, इज देयर एनी रिस्ट्रिक्शन, और जितना अमाउंट मिला, जितना पैसा मिला वो सबके सब डीम डिविडेंड माना जाएगा? तो उन्होंने बोला जितना मुझे पैसा मिला और द अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स विच एवर इज अर्लियर। अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स मतलब क्या है? तेरी बैलेंस शीट में दिखता है ना जो प्रॉफिट का फिगर दिखता है, अक्यूमुलेटेड, जो अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है उतना ही तेरा डीम डिविडेंड माना जाएगा। इसका सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मुझे जो असेट मिला था 222A के हिसाब से, दैट द वर्थ ऑफ दैट असेट इज समझो 10 लाख रुपीज, एंड द अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट इज ओनली 7 लाख रुपीज। तो मेरे हाथ में 10 लाख रुपए टैक्स नहीं होगा, मेरे हाथ में 7 लाख रुपीज टैक्स होगा। इसका मैं लॉजिक ना 1 मिनट में एक्सप्लेन करूंगा। 1 मिनट का, सबका ध्यान इधर, सबका ध्यान इधर, इधर इधर इधर, सबका ध्यान इधर। अरे भाई, अगर कंपनी डिविडेंड देता तो डिविडेंड कितने अमाउंट तक दे सकता था? अरे डिविडेंड किससे डिक्लेयर करते हैं? प्रॉफिट से डिक्लेयर करते हैं। तो प्रॉफिट से डिक्लेयर करते हैं तो प्रॉफिट कितना है? 7 लाख रुपीज इज द अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। तो डिविडेंड भी डिक्लेयर करना होता तो वो 7 लाख से ही करता डिविडेंड डिक्लेयर। सो मैक्सिमम डिविडेंड मुझे मिलता ना तो भी वो 7 लाख तक ही मिलता। एंड दैट इज वाई अगर मुझे असेट 10 लाख का मिल रहा है, मैं गवर्नमेंट को जाके बोल रहा हूं कि ओके ठीक है, मैं मान लिया चल कि मेरा डीम डिविडेंड है और मैं टैक्स भरूंगा, पर मैं 10 लाख पे टैक्स क्यों भरूं? बिकॉज वो डिविडेंड भी डिक्लेयर करता तो भी वो 7 लाख पे डिविडेंड डिक्लेयर कर सकता था, बिकॉज उसके पास अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट सिर्फ 7 लाख ही थे। And that is why they said whatever amount you are getting, it will be restricted to the accumulated profits, because उनको डिविडेंड पे टैक्स करना है ना। मैं वापस बोल रहा हूं, कंपनी को अगर डिविडेंड देना है, वापस पूरा सिनेरियो बोल रहा हूं, असेट मिला 10 लाख का, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है 7 लाख रुपीज, मुझे बोल रहा है कि 10 लाख रुपए टैक्स भरना पड़ेगा। मैं बोला भरूंगा ही नहीं, मैं तो भरूंगा ही नहीं। क्यों? बिकॉज मैं बोल रहा हूं गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट 1 मिनट, मैं आपको बता रहा हूं और मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं मेरी बात एक सुनने के लिए। क्या कौन सी बात है ये? बात बहुत सिंपल है। मैं गवर्नमेंट को बोल रहा हूं कि अगर ये डिविडेंड कंपनी अगर डिक्लेयर करता तो वो कितना डिविडेंड मुझे मिल सकता था? मैक्सिमम 7 लाख रुपीज। तो हाउ कैन यू कंसिडर 10 lakhs एज डीम डिविडेंड इन माई केस, वेयर द कंपनी कुड नॉट declare the dividend for 10 lakh rupees? So how can you consider 10 lakhs as my income? Please consider only 7 lakhs as my income. I am ready to pay tax on that. एकदम क्लियर है? सो अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का लॉजिक समझो, लॉजिक समझना सब कुछ मक्खन जैसे जाएगा आगे। ठीक है, ओके। One of the most important sections is section number 222E, that is loans or advances by closely held company. अभी ना, और ये तो बड़े लेवल पे झोल होता है, ये तो बड़े लेवल पे झोल होता है। देख ले, मैं एक शेयर होल्डर हूं, अगर मुझे कैश मिला इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, मेरे हाथ में वो टैक्स होगा।
अगर मुझे असेट मिला वो भी डीम डिविडेंड जैसे मेरे हाथ में टैक्स होगा। लिक्विडेशन के टाइम पे असेट मिला मेरे हाथ में डीम डिविडेंड जैसे टैक्स होगा। उसके बाद रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल से मुझे कैश मिला तो डीम डिविडेंड जैसे ट्रीट होगा। तो मैं सोच रहा हूं कि मैं करूं तो करूं क्या। तो मैंने कंपनी को बोला कंपनी एक काम कर, तू मुझे कैश दे यार। कंपनी बोल रहा है तेरे हाथ में टैक्स लगेगा। मैं बोल रहा तू सुन ना भाई, तू सुन ना यार। मैं कंपनी को बोल रहा हूं तू एक काम कर, यू गिव मी द लोन, यू गिव मी द लोन। ऑन पेपर हम लोग ऐसा दिखाते कि कंपनी इज गिविंग लोन टू मी और मेरे हाथ में लोन है और मैं हम लोग ऐसा करते कि आई विल नेवर रीपे दैट लोन। तो पैसा मेरे पास ही है बराबर। अगर पैसा मेरे पास है तो आई विल बी एबल टू यूज दैट अमाउंट। अभी वो डिविडेंड से आ रहा है, लोन से आ रहा है, मुझे क्या फर्क पड़ता है। एंड दैट इज व्हाई आई एम आस्किंग द कंपनी की प्लीज डोंट डिक्लेयर डिविडेंड, इतना टाइम पास मत करना, मेरे हाथ में टैक्स लगेगा। इससे चेक काम कर, लोन अग्रीमेंट बनाते हैं, लोन अग्रीमेंट के हिसाब से तू मुझे लोन दे और हम लोग ऐसे दिखाएंगे कि मैंने कभी रीपे किया ही नहीं। परफेक्ट है। तो ये केस में गवर्नमेंट को समझा कि बॉस इतने तो लोन्स जा रहे हैं कंपनी टू शेयर होल्डर, कंपनी टू शेयर होल्डर, पर कभी रीपे हो ही नहीं रहे। तो बाद में गवर्नमेंट को समझा अरे ये तो हम लोग को उल्लू बना रहे, बराबर है कि नहीं। तो इसीलिए लोन रीपेमेंट नहीं हो रहा है, उनको समझा कि ये जो लोन का ट्रांजैक्शन है इट इज जस्ट द मेथड फॉर फ्लोइंग द मनी फ्रॉम कंपनी टू द शेयर होल्डर्स, दैट्स इट। एंड दैट इज व्हाई दे ड्रैग्ड दैट पर्टिकुलर थिंग आल्सो इन डीम्ड डिविडेंड। अगर मुझे कंपनी से कुछ भी लोन मिला देन इन दैट केस मेरे हाथ में वो डीम्ड डिविडेंड जैसे टैक्स हो जाएगा। बट मैं अगर मेरे पास एक शेयर है, एक शेयर है मेरे पास, अगर मैं कंपनी के पास गया, कंपनी को बोला प्लीज मुझे लोन दो और हम लोग ऐसे झोल करेंगे, कंपनी बोलेगा भाई तेरे पास एक शेयर है, तू इधर खड़ा भी मत रहे, चलिए निकल इधर से, सिक्योरिटी बाहर निकालो इसको। क्यों ऐसे? बिकॉज मेरे पास एक शेयर है, मेरी औकात क्या है वो कंपनी में। मैं ऐसे झोल करने के लिए कैन आई से आई शुड बी दैट बिगी, आई शुड बी दैट बिगी। मेरा एक कंपनी में व्हाट होना चाहिए, मैं मेरा कंपनी में कोई सुनना चाहिए। इधर तो सिक्योरिटी भी नहीं सुनेगा मेरा, अंदर छोड़ेगा ही नहीं सिक्योरिटी मुझे। एंड दैट इज वाई दे सेड ये जो 222E है ना, वो 222E किसके लिए एप्लीकेबल होता है? 222E इज एप्लीकेबल टू सच शेयर होल्डर हु इज हैविंग मोर देन 10% ऑफ वोटिंग पावर इन द कंपनी। लॉजिक समझ रहे कि नहीं? 10% और मोर वोटिंग पावर होगा तो ही मैं ये पूरा ट्रांजैक्शन कर सकता हूं ना कंपनी के साथ। कंपनी को बोलूंगा भाई तू मुझे डिविडेंड मत दे, मैं तू मुझे लोन दे दे। ये ट्रांजैक्शन में ऊपर के लेवल तक इतना झोल कैसे कर सकता हूं? वेन एवर आई हैव सम से इन द कंपनी। व्हेन विल आई हैव से इन द कंपनी? ये गवर्नमेंट ने डिफाइन किया। गवर्नमेंट सेड कि इफ यू हैव मोर देन 10% ऑफ द वोटिंग पावर इन द कंपनी, 222E will be applicable. And if you are such a shareholder who is holding more than 10% of the voting power in the company, and if you are taking a loan from the company, then whatever loan you are taking वो तेरा डिविडेंड जैसे टैक्स होगा। एकदम परफेक्ट है। तो ये तेरा पहला ट्रांजैक्शन है। सेकंड ट्रांजैक्शन मैं बोलता हूं ठीक है चलो, अभी ना इंडियंस कैसा है ना, इंडियंस ना रेस्टलेस होते हैं। अगर मुझे कुछ झोल करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिला नहीं ना, तो इंडियंस ऐसे रेस्टलेस होते हैं कि नहीं यार मैंने ऐसे टैक्स बचाया कैसे नहीं, बचाया कैसे नहीं। तो हम लोग ऐसे सोचते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो उसको एकदम रात को ऐसे सूझा के काम करते हैं। अगर मैंने लोन दिया तो प्रॉब्लम है ना, अगर मैंने लोन लिया तो प्रॉब्लम है ना कंपनी से। तो एक काम करता है, मेरा एक खुद का पार्टनरशिप फर्म है, मेरा एक खुद का पार्टनरशिप फर्म है। मैं ऐसा दिखाता हूं कि कंपनी इज गिविंग लोन टू दैट पार्टनरशिप फर्म। उसके बाद फर्म से कैसे रूट करना है मेरे को मालूम है, बिकॉज मेरा ही फर्म है ना। सो हियर एक्चुअली ऑन पेपर जो लोन ट्रांजैक्शन हो रहा है, वो जो लोन ट्रांजैक्शन है, इट इज नॉट बिटवीन द कंपनी एंड द शेयर होल्डर। बिकॉज इफ देयर इज अ लोन ट्रांजैक्शन बिटवीन अ कंपनी एंड द शेयर होल्डर, मैं ऊपर के पॉइंट नंबर 1 में फंस जाऊंगा। और इसीलिए मैं ट्रांजैक्शन कर रहा हूं कंपनी के साथ, बट नाम शेयर होल्डर का नहीं है, नाम कौन सा है? एक पार्टनरशिप फर्म का। तो ये गवर्नमेंट को बाद में ये भी समझा कि अरे भाई ये तो ऐसा उल्लू बना रहा है अभी, मतलब दे आर डूइंग दिस ट्रांजैक्शन और हाँ दे आर डूइंग दिस ट्रांजैक्शन इन सच अ वे जस्ट टू अवॉइड द टैक्सेस ऑन डिविडेंड्स। तो और कौन से तरीके हो सकते हैं? तो दिस कैन बी द केस वेयर शेयर होल्डर इज नॉट राइटिंग हिज नेम इन द लोन अग्रीमेंट, बट शेयर होल्डर इज राइटिंग हिज कंसर्न्स नेम, दैट इज फर्म्स नेम इन दैट शेयर होल्डिंग अग्रीमेंट। बिकॉज पर वो कंसर्न तो उसका ही है ना। तो इसलिए गवर्नमेंट ने बोला अगर शेयर होल्डर ने, if any shareholder has any substantial interest in that particular concern, और अगर वो कंसर्न को लोन मिल रहा है कंपनी से, देन इन दैट केस वो जो लोन कंसर्न को मिला ना, even though that loan amount has been received by that concern, but still it will be taxed in the hands of the shareholder.
पैसा अकाउंट किसका क्रेडिट हुआ, कंसर्न का, पर वो कंसर्न किसका था, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट था। तो गवर्नमेंट इज लाइक कि ये तो झोली हो रहा है, ये तो झोली हो रहा है। तो वो क्या कर किया उन्होंने, रूल ही बना दिया कि ये लिटिगेशन हम लोग को करने का ही नहीं है। एक काम करो, कंसर्न को मिला ना लोन, खेल खत्म, शेयर होल्डर का इनकम है, गेम ओवर, शेयर होल्डर के हाथ में वो टैक्स लग जाएगा। सो वापस आई विल रिपीट द इंटायर पॉइंट। अगर शेयर होल्डर को लोन मिला फ्रॉम द कंपनी, इट विल बी टैक्स्ड एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, बट वो शेयर होल्डर ऐसा शेयर होल्डर होना चाहिए, वो शेयर होल्डर ऐसा शेयर होल्डर होना चाहिए, वो शेयर होल्डर ऐसा शेयर होल्डर होना चाहिए जिसका 10% से ज्यादा वोटिंग पावर हो इन द कंपनी। बराबर है कि नहीं? ओके, उसके बाद है, मैं खुद लोन नहीं ले रहा हूं, मैं ऐसे दिखा रहा हूं कि मेरे कंसर्न को लोन मिला है, then in that case even though the loan has been received by my concern but still it will be taxed in the hands of the shareholder. There is one more point, अगर अभी मैं और एक बार सोचता हूं कि और क्या कर सकता हूं, तो शेयर सोचता है एक काम करते हैं, मैं खुद भी लोन नहीं लेता, मैं कंसर्न को भी लोन नहीं, कंसर्न के हाथ में भी लोन नहीं दिखा रहा हूं, मैं काम करता हूं मेरे रिलेटिव के हाथ में लोन दिखाता हूं। तो गवर्नमेंट ने वो भी इंक्लूड किया, अगर मेरे कौन से भी रिलेटिव को ये कंपनी लोन देता है, ये कंपनी लोन देता है, तो वो भी 222E में फॉलो हो जाएगा। एंड इवन दो दैट अमाउंट हैज बीन रिसीव्ड बाय द माय रिलेटिव, बट स्टिल इट विल बी टैक्स्ड इन माय हैंड्स। एकदम चकाचक। ओके, उसके बाद है एनी पर्सन जो है ना नीचे का, इट कैन बी कंपनी, फर्म और एओपी। कंपनी, फर्म और एओपी। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब क्या, अगर वो एनी पर्सन जो कंसर्न है, इफ दैट कंसर्न इज अ कंपनी, देन मेरा मोर देन 20% ऑफ वोटिंग पावर होना चाहिए। बराबर है। फर्म होगा तो मेरा मोर देन 20% प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होना चाहिए। एकदम क्लियर? ओके, इसमें से क्वेश्चन आने के बहुत 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 ज्यादा चांसेस है। ओके, अभी आई हैव सम क्वेश्चंस नाउ। फॉर फर्स्ट पॉइंट, अगेन दिस विल बी एप्लीकेबल, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। अगर मुझे टोटल देख ले, इधर मैंने एक एग्जांपल लिया है, कंपनी गेव अ लोन ऑफ 9 लाख रुपीज टू द शेयर होल्डर, कंपनी गेव अ लोन ऑफ 9 लाख रुपीज टू द शेयर होल्डर, और वो कंपनी का अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है 5 लाख रुपीज, देन इन दैट केस जो डिविडेंड माना जाएगा ये शेयर होल्डर के हाथ में, ये शेयर होल्डर के हाथ में डिविडेंड कितना माना जाएगा, डिविडेंड माना जाएगा 5 लाख रुपीज। एकदम परफेक्टली क्लियर है, बिकॉज इट विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू द अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। इसका लॉजिक मैंने तुम लोग को बता दिया है। ओके, उसके बाद ना तुम लोग को एक एग्जाम्स में ना दे विल ग्लोरीफाई और ब्यूटिफाई द क्वेश्चन। हाउ विल दे ब्यूटिफाई द क्वेश्चन? दे विल से दैट जो शेयर होल्डर है ना, उसने लोन लिया, लोन लेने के बाद इमीडिएटली ऑन द सेम डे ही रीपेड द लोन। लेट मी टेल यू, उसने रीपे किया या रीपे नहीं किया, इट डज नॉट मैटर। उसने रीपे किया या रीपे नहीं किया, डज नॉट मैटर। उसने इंटरेस्ट के साथ लोन लिया था या विदाउट इंटरेस्ट लोन लिया था, डज नॉट मैटर। ये ऐसे भी बताएंगे, शेयर होल्डर ने कंपनी से लोन लिया, उसका इंटरेस्ट रेट था 25%, विच इज हायर देन द मार्केट रेट, देन यू विल बिकम वेरी इमोशनल। और यार शेयर होल्डर ने तो 25% इंटरेस्ट पे कर रहा है वो शेयर होल्डर, तो उसके हाथ में हम डीम डिविडेंड कैसे मानेंगे? अरे भाई तू ज्यादा सोच मत। गवर्नमेंट ने सीधा सीधा बोल दिया, अगर लोन लिया तो वो रीपे हुआ कि नहीं, इंटरेस्ट वो पे कर रहा है कि नहीं, वो इंटरेस्ट कितना पे कर रहा है, ये सब कुछ इररिलेवेंट है। ये सब कुछ इररिलेवेंट है। इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस फॉर फॉर द एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन नंबर 222E। ग्रेट। उसके बाद नीचे लिखा है नो डीम्ड डिविडेंड। अभी क्या है, तो अभी अगर ट्रेड एडवांसेस होंगे, मतलब क्या, ये बिजनेस के लिए अगर मैंने लोन लिया होगा, एक शेयर होल्डर ने कंपनी से कौन से बिजनेस के लिए लोन लिया होगा, देन इन दैट केस उसको बोलते हैं ट्रेड एडवांसेस। और वो ट्रेड एडवांसेस पे डीम डिविडेंड का कंसेप्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। अभी ट्रेड एडवांसेस का एग्जांपल मैंने नीचे लिखा है, तो यू कैन रीड दिस एग्जांपल। मैं आगे बढ़ता हूं। एनी एडवांस और लोन गिवन बाय द कंपनी इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ मनी लेंडिंग। अभी ये जो कंपनी ऊपर लिखा है ना, मैंने जिधर सर्कल किया है, वो कंपनी समझो एक बैंक है। अगर बैंक है तो बैंक का काम ही है ना लोन देना, बैंक का काम ही लोन देना है, तो इसीलिए ये बैंकिंग सेक्टर के लिए ये पूरा पॉइंट एप्लीकेबल नहीं होगा, बिकॉज देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि बैंकिंग कंपनी बहुत सारे उसके शेयर होल्डर्स को लोन दे रहा है। तो क्या सबके हाथ में डीम डिविडेंड मानेंगे क्या? सबके हाथ में हम डीम डिविडेंड नहीं मानेंगे, एंड दैट इज व्हाई उन्होंने पॉइंट नंबर 2 लिखा है। पॉइंट नंबर 3 ना बहुत बढ़िया पॉइंट है। देख, ये कंपनी है, कंपनी ने शेयर होल्डर को लोन दिया 10 लाख रुपीज का। कंपनी गेव अ लोन ऑफ 10 लाख रुपीज टू द शेयर होल्डर। जो कंपनी का अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है 20 लाख रुपीज, लोन दिया 10 लाख का, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है 20 लाख रुपीज। यू ओनली टेल मी वो शेयर होल्डर के हाथ में कितना टैक्स होगा? वो शेयर होल्डर के हाथ में कितना टैक्स होगा? यू ओनली टेल मी। इट विल बी टैक्स्ड
टू द एक्सटेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। अरे भाई अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट तो 20 लाख है, लोन तो सिर्फ 10 लाख का दिया है, एंड दैट इज वाई टैक्स होगा 10 लाख रुपीज। डीम्ड डिविडेंड 222E जैसे टैक्स होगा 10 लाख रुपीज। बट थोड़े टाइम के बाद कंपनी ने एक्चुअली डिविडेंड पे किया 15 लाख का। 15 लाख का कंपनी ने एक्चुअली शेयर होल्डर को डिविडेंड पे किया, डिविडेंड डिक्लेयर करके पे किया। देन इन दैट केस गवर्नमेंट इज सेइंग कि ठीक है 15 लाख रुपए जो है, 15 लाख रुपए उसमें से 10 लाख तो ऑलरेडी डीम डिविडेंड में टैक्स हो चुके हैं, एंड इसीलिए बाकी के 5 लाख है ना, सिर्फ उतना अमाउंट डिविडेंड जैसा ट्रीट होगा इन द हैंड्स ऑफ दिस शेयर होल्डर। मतलब ये शेयर होल्डर के हाथ में पूरा 15 वापस टैक्स नहीं होगा। सो 15 लाख में से 10 लाख जो है वो डीम डिविडेंड जैसे ऑलरेडी टैक्स हुआ है, एंड बाकी के 5 लाख नॉर्मल डिविडेंड जैसा ट्रीट होगा। एकदम परफेक्ट है, ग्रेट, सही है। सो दिस इज ऑल अबाउट द डीम्ड डिविडेंड पार्ट, 222A, 222B, 222C, 222D एंड 222E। सबसे इंपॉर्टेंट अगर कौन सा सेक्शन मुझे अगर पूछा आपने तो आई विल से 222E इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, एंड यूजुअली एग्जाम्स में इस पे फोकस करते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट विद न्यू टॉपिक दैट इज 56 to 10। तो सर 56 to 10 एग्जैक्टली है क्या? 56 to 10 talks about gift taxation. If you receive any kind of gift from any person, okay, I'll give you a simple example. If I'm a person, I want to gift my car. If I have to gift my car to some other person, then in that case, उस पे टैक्सेबिलिटी कैसे होगा वो आइडेंटिफाई करेंगे। इफ आई गिफ्ट माई ज्वेलरी टू अदर पर्सन, देन उसका टैक्सेबिलिटी क्या होगा। इफ आई गिफ्ट कैश टू द अदर पर्सन, तो उसका टैक्सेबिलिटी क्या होगा, उसके बारे में पूरा हम चर्चा करेंगे। अभी if I say, if I gift my jewelry, if I gift my jewelry to my close friend, okay, if I gift my jewelry to my close friend, then in that case, if the value is more than 50,000, we all know that it is taxable under IFRS. But we will understand the entire transaction. If I am gifting that particular jewelry to other person, from the transferor's perspective, if we think, then under capital gains, they have specifically mentioned under section 47 that it will not be considered as transfer. It will not be considered as transfer. ये किधर लिखा है? सेक्शन नंबर 47 में लिखा है कि कौन सा भी चीज, कौन सा भी कैपिटल असेट अगर आपने गिफ्ट दिया टू द अदर पर्सन, देन इन दैट केस इन द हैंड्स ऑफ द ट्रांसफरर इट इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स अंडर कैपिटल गेन्स। तो ये तो सर ट्रांसफरर का पर्सपेक्टिव हुआ। नाउ अभी जिसको गिफ्ट मिल रहा है ना, उसका पर्सपेक्टिव देखते हैं। जिसको गिफ्ट मिल रहा है, if it is a capital asset and if the value of the capital asset is more than 50,000 rupees, then in that case it will be taxed in the hands of the receiver or the recipient, I can say, under income from other sources. So transferor के पर्सपेक्टिव का बात किया है कैपिटल गेन्स के अंदर, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में किसका बात किया है? तो रिसिपिएंट और रिसीवर का बात किया है। नाउ वी आर थिंकिंग फ्रॉम अ पर्सन हु इज रिसीविंग द गिफ्ट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट point number 1, that is any gift or asset acquired for low consideration by any person. Okay, it is section number 56 to 10. I have divided the entire topic in two parts. One is specified occasions and second one is otherwise. If you are falling under those specified occasions, then 56 to 10 is not applicable and there is no tax under IFRS. अभी वो स्पेसिफाइड ओकेजन्स क्या है वो 5 मिनट के बाद देखते हैं। बिफोर दैट वी विल स्टार्ट विद अदरवाइज, मतलब स्पेसिफाइड ओकेजन छोड़ के कौन से ट्रांजैक्शंस है। अदरवाइज में देखते हैं, सी इफ यू आर रिसीविंग मनी एज अ गिफ्ट, if you are receiving money as a gift and if the aggregate value of money is more than 50,000 rupees, then in that case the whole of the money will be taxable in my hands. If I'm receiving 70,000 rupees from Gaurav, then it will be taxable in my hands entire 75,000, not 25,000. Point number 1. अभी मैं बात करता हूं अगर मनी दिया तो क्या होगा। अभी बात करता हूं मूवेबल प्रॉपर्टी दिया। मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब स्पेसिफाइड प्रॉपर्टीज। मतलब स्पेसिफाइड प्रॉपर्टीज क्या है 2 मिनट में देखते हैं। बट अगर तूने स्पेसिफाइड प्रॉपर्टी मुझे दिया और वो विदाउट कंसिडरेशन, आई डिड नॉट पे अ सिंगल पेनी टू यू, मतलब विदाउट कंसिडरेशन आई रिसीव्ड द गुड्स। यस, इफ आई हैव रिसीव्ड द गुड्स as a gift without consideration and the fair market value of those goods is more than 50,000 rupees, then in that case the entire fair market value will be taxable in my hands. So what can be the example of movable property? Jewelry.
Jewelry will be the example of movable property. If I'm receiving jewelry as a gift, and if the fair market value is more than 50,000 rupees, and if I have not paid a single penny of amount to the other person, then in that case entire FMV will be taxable in my hands. ये है सर विदाउट कंसिडरेशन का. तो लोग क्या सोचने लगे, काम करते हैं विदाउट कंसिडरेशन पे टैक्स है ना, मैं नॉमिनल कंसिडरेशन पे करता हूँ, तो विदाउट कंसिडरेशन तो नहीं होगा. मतलब क्या होगा कि 80,000 का ज्वेलरी मुझे ट्रांसफर किया विदाउट कंसिडरेशन, अगर फ्री में मिला तो टैक्स लग रहा है ना, तो एक काम करता हूं मैं 100 रुपए ट्रांसफर करता हूं. तो मैं बोल रहा हूँ विदाउट कंसिडरेशन है, मैंने तो कंसिडरेशन दिया था, तो मैं इसमें फॉल नहीं होगा. अभी ऐसा लोग झोल करने लगे, और इसीलिए उन्होंने इनएडिक्वेट कंसिडरेशन का डेफिनेशन बीच में लाया. उन्होंने क्या बोला कि विदाउट कंसिडरेशन नहीं है, बट इवन दो इट इज इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, बट स्टिल वी विल टैक्स इट. अभी इनएडिक्वेट मतलब क्या, इनएडिक्वेट मतलब क्या, आई विल रिवाइज माय एग्जांपल. इफ द अमाउंट ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स इज 75,000 and if I have paid 1,000 rupees only, then in that case what is the amount of inadequacy? The amount of inadequacy is 74,000. If the amount of inadequacy is more than 50,000 rupees, then entire inadequacy will be taxable under IFRS in my hands. ओके अभी 75 पे तो टैक्स लगेगा नहीं, बिकॉज मैंने तो 1,000 पे किया ना, तो इसीलिए 75 पे नहीं, पर इनएडिक्वेसी पे टैक्स लगेगा. सो इनएडिक्वेट कंसिडरेशन होगा तो कितना टैक्स लगेगा भैया? इफ एग्रीगेट ऑफ FMV in our example 75,000 minus consideration, that is 1,000 rupees, so that is 74,000. If it is less than 50,000, more than 50,000 rupees, then the difference between FMV and consideration, which means the inadequacy, will be taxable. ये तेरा second point है. Okay, I'll move on to the third point. The most important point of 56 to 10 is immovable property. Okay, immovable property again, अगर free मिला without consideration, and if the stamp duty value, not fair market value, it is stamp duty value is more than 50,000 rupees, then entire SDV will be taxable. Sir, इधर तक कुछ problem नहीं है. Main point इधर आता है inadequate consideration का. If you have paid some amount, if you have received the immovable property, and if you have paid some amount as consideration, then in that case it is not without consideration. There is a possibility that it is inadequate consideration. Then again बाजू वाला जैसा concept था कि if the inadequacy is more than 50,000 rupees, then you'll have to pay tax on inadequacy. Okay, but इधर एक point है, SDV का point है. See, for example मेरा एक्चुअल कंसिडरेशन है, फॉर एग्जाम्पल मेरा एक्चुअल कंसिडरेशन है 3 लाख रुपीज. एक्चुअल कंसिडरेशन क्या बोल रहा हूँ, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 3 लाख रुपीज. ओके, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 3 लाख रुपीज. इन दैट केस, ओके, आई एम सॉरी, नॉट स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, माई एक्चुअल कंसिडरेशन. माई एक्चुअल कंसिडरेशन इज 3 लाख रुपीज. मतलब मुझे कुछ इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुआ और मुझे गिफ्ट मिला और मैंने 3 लाख रुपए ट्रांसफर किया. देन इन दैट केस उन्होंने क्या बोला मालूम है, फर्स्ट स्टेप तुझे क्या करना है, पहले देख कि एक्चुअली इफ देयर इज एनी इनएडिक्वेसी और नो, वेदर देयर इज एनी इनएडिक्वेसी और नो. इसका मतलब क्या, पहले देख कि तेरा जो एक्चुअल कंसिडरेशन है ना 3 लाख का, वो 110% पहले उसके निकल. 110% कितना आता है, 110% ऑफ 3 lakhs, 110% ऑफ 3 lakhs कितना, 3,30,000. सो 3,30,000 इज द अमाउंट. अभी 3,30,000 मतलब मुझे गवर्नमेंट ने 30,000 का बफर देके रखा है. मुझे गवर्नमेंट ने 110% का मतलब 10% का बफर देके रखा है. इन आर एग्जाम्पल 30,000. मतलब इफ माई स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज फॉलिंग विद इन दिस बफर, देन इन दैट केस आई विल नॉट कंसिडर दिस स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू as my benchmark. See, this is getting referred to section number 50 CA. If you remember, if you have done capital gains में specific point उधर cover होता है. वो specific point जो cover होता है उसमें specifically उन्होंने क्या बोला है, वही बोला है कि अगर तेरा actual consideration and stamp duty value, हम दोनों ये दो चीज है, हम लोग वो ये दो चीज है वो कंपेयर करेंगे. If the stamp duty value is more than the actual consideration, we will consider that stamp duty value. इधर तक हम लोग ने सीखा था कैपिटल गेन्स में. यही कंसेप्ट इधर लेके आ, उन्होंने बोला कि एक हम लोग तुझे बफर देंगे, और उधर भी बफर दिया था, इफ यू रिमेंबर 10% का बफर था 50 CA में. इधर भी 10% का बफर है. तो इधर करना क्या है, इधर करना बहुत सिंपल चीज है. पहले एक काम कर, एक्चुअल कंसिडरेशन निकाल. तूने कितना पैसा दिया, मैंने पैसा दिया 3 लाख रुपए. अभी एक काम कर, उसका 110% निकल, मतलब 3,30,000. ये तो मेरा बफर है, अभी मेरा स्टैम्प ड्यूटी देख, वेदर माय स्टैम्प ड्यूटी इज फॉलिंग विद इन दैट बफर और नो.
इफ माई स्टैम्प ड्यूटी इज फॉलोइंग विद इन दिस बफर, देन मैं बोल रहा हूं अरे बॉस देयर इज नो इनएडिक्वेसी ओनली. If my stamp duty value is falling within this buffer, then I'm saying कि यार 30,000 का buffer तो गवर्नमेंट ने दिया मुझे 10% का. And if my stamp duty value is falling within this buffer, then I'm saying there is no inadequacy. If there is no inadequacy, I'm not required to check कि फर्क कितना है 50,000 का है कि नहीं, because inadequacy ही नहीं है. So there is no question of finding the amount of inadequacy. बराबर है. In my first example, if my stamp duty value is 3,10,000 rupees, 3,10,000 rupees, then in that case, even though stamp duty value is more than 3 lakhs or more than actual consideration, still whether there is any inadequacy or no, find out that. There is no inadequacy, so there is no question of finding out कि whether 50,000 it is crossing or no. मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ. दूसरे एग्जाम्पल में एग्जाम्पल सेम रखता हूँ. एक्चुअल कंसिडरेशन है मेरा 3 lakhs. मैं बफर निकालता हूँ. एवरी टाइम तू बफर निकालेगा पहले. 110% मतलब 3,30,000. बराबर है 3,30,000. देन इन दैट केस मेरा अगर एच डी वी फॉल हो रहा है इधर, इसका मतलब माई एच डी वी इज 5 लाख रुपीज. तू अभी मुझे बता वेदर माई एच डी वी इज फॉलिंग विद इन द बफर और नो. इट इज नॉट फॉलोइंग विद इन द बफर, विच मीन्स देर इज इनएडिक्वेसी. अभी पॉइंट है दूसरा, ये तो इनएडिक्वेसी है कि नहीं. यस और नो समझा. यस, आंसर इज यस. अभी देख कि इनएडिक्वेसी है कितना. इनएडिक्वेसी कितना है. स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज 5 lakhs minus my actual consideration is 3 lakhs, which means inadequacy is 2 lakh rupees, and since the inadequacy is more than 50,000 rupees, it will be taxed in my hands. पहला देख inadequacy है कि नहीं. in my case there is inadequacy. Now check. ये point number 1 हुआ. inadequacy है कि नहीं. Point number 2, check the amount of inadequacy. अभी amount of inadequacy is 5 lakhs minus 3 lakhs, which is 2 lakhs more than 50,000, and that's why it will be taxable in my hands under section 56(2)(10). I hope this point is clear with everybody. ये तेरे 3 points है. अदरवाइज में अगर मनी मिला, मूवेबल प्रॉपर्टी होगा एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी होगा तो क्या होगा. ये तेरा अदरवाइज का सब कुछ क्लियर होगा. Now I'll come to the next point, that is special occasions. ये special occasions को उन्होंने बोला अगर तू ये special occasions के लिस्ट में फॉलो रहा है ना, then in that case you are not required to pay a single penny of tax under section 56(2)(10). अब ये special occasions क्या है, इधर देखता है. देख special occasions में उन्होंने फर्स्ट बोला है मनी और प्रॉपर्टी is not taxable if it is received. अभी नीचे के occasions है. क्या occasions है? अभी इसमें मैंने तुम लोग को बताया था, I am Dr. Hateli. I am Dr. Hateli, HTELE. अभी I मतलब क्या? I is inheritance. अगर मुझे inheritance से कौन सा पैसा मिला, प्रॉपर्टी मिला, मूवेबल प्रॉपर्टी मिला, then in that case it will not be taxable in my hands. You please try to recollect capital gain chapter under section 47. Inheritance का point was there. First point, gift inheritance. ये दोनों points अंडर सेक्शन 47 थे. इन द हैंड्स ऑफ द ट्रांसफरर इट इज नॉट चार्जेबल अंडर कैपिटल गेन्स. ये ट्रांसफरर के हाथ में भी टैक्सेबल नहीं है एंड ट्रांसफरी के हाथ में देखते हैं टैक्सेबल है क्या. तो ट्रांसफरी के हाथ में भी इधर उन्होंने बोला है द इफ यू आर रिसीविंग एनीथिंग अंडर विल और इनहेरिटेंस इट विल फॉल अंडर स्पेशल ओकेजन्स, एंड सिंस इट इज फॉलोइंग अंडर स्पेशल ओकेजन्स इट विल नॉट बी टैक्स अंडर 56(2). मैं सब कुछ तुझे कनेक्ट करवा रहा हूँ सो दैट इट विल बिकम अ डिटेल्ड रिविजन फॉर यू, सो दैट व्हेनेवर यू विल ट्राई टू कनेक्ट समथिंग तो तुझे समझ जाएगा अच्छे से. पॉइंट नंबर 1 इज डन, एकदम सिंपल है. सेकंड इज मैरिज. अभी देख मैं मैरिज के पहले मैं फोर्थ पॉइंट तुझे एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, फ्रॉम एनी रिलेटिव. मैं सेकंड पॉइंट बाद में करता हूँ एक्सप्लेन, मैं पहले डिस्कस करता हूँ पॉइंट नंबर 4. पॉइंट नंबर 4 में लिखा है फ्रॉम एनी रिलेटिव, मतलब मुझे गिफ्ट मिला मेरे रिलेटिव से. अभी रिलेटिव का डेफिनेशन क्या है वो हम लोग को देखना पड़ेगा. अभी रिलेटिव का डेफिनेशन क्या है, यू हैव टू रिमेंबर द रिलेटिव डेफिनेशन बेसिस दिस चार्ट. अभी ये तुझे विजुअलाइज करना पड़ेगा चार्ट. मैं किधर खड़ा हूं मालूम है, ये देखने इधर. अभी रिलेटिव के डेफिनेशन में कौन होता है. पॉइंट नंबर 1 सबसे पहले स्पाउस, माई स्पाउस. इफ मतलब रिलेटिव के डेफिनेशन में स्पाउस आ गए, मतलब इफ आई रिसीव एनीथिंग फ्रॉम माई स्पाउस it will fall under this point of relative. Okay, मतलब ऐसे हम लोग को रीड करना है. स्पाउस इज द फर्स्ट रिलेटिव.
बराबर है, तो ये मैं हाईलाइट करता हूँ, स्पाउस इज द फर्स्ट रिलेटिव। उसके बाद मेरा बात करता हूँ माई ब्रदर माई सिस्टर। अभी स्पाउस का बात करता हूं तो स्पाउस के ब्रदर एंड स्पाउस की सिस्टर, मतलब इसका इंटरप्रिटेशन कैसे है, सी असे सी इधर बैठा है, मैं असे सी हूं, मुझे गिफ्ट मिला किससे, मेरे स्पाउस के ब्रदर से, तो ये रिलेटिव में फॉल हो रहा है ना, तो ये फॉल होगा अगर ब्रदर स्पाउस के ब्रदर से इफ आई रिसीव एनी गिफ्ट, देन इन दैट केस इट विल फॉल अंडर द स्पेशल ओकेजन्स एंड 56 to 10 नहीं लगेगा, क्योंकि रिलेटिव से मुझे गिफ्ट मिला। ओके, तो ऐसे ही रीड करना है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं खुद, मेरी स्पाउस, माई ब्रदर सिस्टर, माई स्पाउसेस ब्रदर सिस्टर, आफ्टर दैट माई लीनियर डिसेंडेंट, मतलब मेरे छोटे छोटे बच्चे, करेक्ट, माई लीनियर डिसेंडेंट्स, उसके बाद माई लीनियर असेंडेंट्स, माई लीनियर असेंडेंट्स मतलब माई फादर एंड माई मदर, नाउ माई स्पाउसेस लीनियर असेंडेंट्स मतलब हर फादर एंड हर मदर। तो सर आपने ये तो बोला ही नहीं कि माई स्पाउसेस लीनियर डिसेंडेंट, अरे वो तो सेम होगा ना, अरे वो तो सेम होगा, तो इसलिए माई स्पाउसेस लीनियर डिसेंडेंट एक ही बार मैंने बोला, बराबर है। उसके बाद माई माई फादर्स सिस्टर, माई फादर्स सिस्टर, माई फादर्स ब्रदर, माई मदर्स सिस्टर, माई मदर्स ब्रदर, ये भी भाई ये तो अलग अलग किधर किधर से रेड का डेफिनेशन पूरा ढूंढा है उन्होंने, और ये पूरा डाला है, माई फादर माई मदर, माई फादर्स सिस्टर, माई फादर्स ब्रदर, माई मदर्स सिस्टर, माई मदर्स ब्रदर, ये तो क्लियर हुआ। उसके बाद भाई इधर ऊपर कुछ है ही नहीं, माई स्पाउसेस फादर्स ब्रदर, माई स्पाउसेस फादर्स सिस्टर कवर्ड नहीं है, माई स्पाउसेस मदर्स ब्रदर एंड माई स्पाउसेस मदर्स सिस्टर, ये भी कवर्ड नहीं है भाई, मतलब इस पे क्वेश्चन आने का चांस है, इस पे क्वेश्चन आने का चांस है, मैं बोल रहा हूँ ऐसे नहीं बोल रहा क्वेश्चन आएगा, बट इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं बिकॉज दिस इज द एक्सेप्शन, बराबर है। और ये सब कुछ जो हम लोग ने देखा ना, ये सब कुछ इधर लिखा है। इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल, फर्स्ट ऑफ ऑल स्पाउस ऑफ एन इंडिविजुअल ये कवर हुआ, बाद में ब्रदर और सिस्टर ऑफ द इंडिविजुअल, मतलब मैं इंडिविजुअल हूँ, मेरे ब्रदर सिस्टर, बाद में ब्रदर सिस्टर ऑफ द स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल, मतलब मेरी जो स्पाउस है उसके ब्रदर एंड सिस्टर, अभी ब्रदर सिस्टर ऑफ ईदर ऑफ द पेरेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल, मतलब मेरे पेरेंट्स के ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, एनी लीनियर असेंडेंट्स और डिसेंडेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल, मतलब मेरे लीनियर असेंडेंट्स और डिसेंडेंट्स। उसके बाद आता है एनी लीनियर असेंडेंट्स और डिसेंडेंट्स ऑफ द स्पाउस ऑफ एन इंडिविजुअल, ये भी कवर हो जाता है। बाद में स्पाउस ऑफ एनी ऑफ द पर्संस रेफर टू इन 1 to 6, मतलब इधर जो जो लोगों का बात किया ना, इधर जो जो लोगों का बात किया ना, उसके स्पाउस भी इधर कवर हो जाएंगे, मतलब बहुत बड़ा ट्री है फैमिली ट्री, मतलब ये तो ट्री का ट्री है, बहुत बड़ा ट्री है, बराबर। तो ये सब लोग किधर आ जाएंगे, रिलेटिव में आ जाएंगे। और अगर ये पूरे रिलेटिव का डेफिनेशन पढ़ने के बाद इफ यू फील वो क्वेश्चन में देख के ये भाई रिलेटिव में फॉल हो रहा है, एंड इफ ही हैज गिवन मी एनी गिफ्ट, देन इन दैट केस वो गिफ्ट 1 रुपए का होने दे, 50,000 का होने दे, 50 करोड़ का होने दे, 50,000 करोड़ का होने दे, 50 लाख करोड़ का होने दे, फर्क नहीं पड़ता, इट विल नॉट गोइंग टू बी टैक्सेबल इन माई हैंड्स, इट विल नॉट बी टैक्स्ड इन माई हैंड्स अंडर आईएफआरएस, बराबर है। ये मेरा पॉइंट नंबर 4 था। अभी मैं आता हूं पॉइंट नंबर 2 पे, दैट इज इन केस ऑफ मैरिज। मैरिज के केस में उन्होंने बोला है, देख मेरा फ्रेंड, पॉइंट नंबर 4 में कवर हो रहा है क्या, मेरा बीएफएफ है, बीएफएफ बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर, एकदम बीएफएफ है, एकदम बहुत नजदीक है, मतलब मेरा नेबर है वो मेरा, तो भी फ्रेंड मेरे पॉइंट नंबर 4 में कवर नहीं हो रहा है, मतलब मेरा जो बीएफएफ है ना, माय बीएफएफ इज गिफ्टिंग मी 1 लाख रुपीज के गुड्स और मे बी कैपिटल असेट, ज्वेलरी फॉर एग्जांपल, देन इन दैट केस वो मेरे हाथ में टैक्स होने का चांस है, क्यों, बिकॉज पॉइंट नंबर 4 में रिलेटिव में फॉल नहीं हो रहा है वो, बराबर है, और कौन से भी स्पेशल ओकेजन में फॉल नहीं हो रहा है वो अज्यूम करते हैं, देन इन दैट केस इट विल बी टैक्स्ड इन माय हैंड्स, बिकॉज वो कौन से भी स्पेशल ओकेजन में फॉल नहीं हो रहा है। बट अगर ऐसे बंदे ने मुझे मैरिज में गिफ्ट दिया, ऐसे बंदे ने मुझे मैरिज में गिफ्ट दिया, देन इन दैट केस इट विल नॉट बी टैक्स्ड इन माय हैंड्स। इसका मतलब ये है भाई, मैरिज में मुझे जो गिफ्ट मिल रहा है वो रिलेटिव से मिलने दे या नॉन रिलेटिव से मिलने दे, फर्क नहीं पड़ता, रिलेटिव से कितना भी अमाउंट मिला तो भी एग्जम्प्ट है, और अगर नॉन रिलेटिव से भी कितना भी अमाउंट मिला तो भी वो टैक्सेबल नहीं है अंडर सेक्शन 56 to 10। ये तेरा पॉइंट नंबर 2 है। तुझे इधर घुमाएंगे कैसे, तुझे इधर घुमाएंगे कैसे, तुझे बताएंगे दैट इफ यू हैव रिसीव्ड गिफ्ट ऑफ 55,000 फ्रॉम अ वेरी क्लोज रिलेटिव ऑफ योर, अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ योर्स, इन केस ऑफ मैरिज, अभी यू विल से कि 50,000 के ऊपर है, ये फ्रेंड रिलेटिव में फॉल नहीं हो रहा है, देन इन दैट केस इट शुड बी टैक्सेबल, बट भाई नहीं, इन केस ऑफ मैरिज ना,
इन केस ऑफ मैरिज है, अभी इन केस ऑफ मैरिज है, इन केस ऑफ मैरिज एनिवर्सरी नहीं बोला उन्होंने, इन केस ऑफ मैरिज। अभी ये भी तुम लोग को बताएंगे, मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे सेलिब्रेशन, ऐसे भी कुछ मॉड्यूल में कुछ उन्होंने 2-3 क्वेश्चंस डाल के रखे। करेक्ट, पूजा पूजा एक थी और पूजा में कुछ गिफ्ट मिला, ये किस में फॉल हो रहा है, क्या मैरिज है क्या वो? नहीं, मैरिज नहीं है। देन इन दैट केस मैरिज में जो गिफ्ट मिलेगा वो किधर से भी मिलने दे, इट इज नॉट गोइंग टू बी टैक्स्ड इन द हैंड्स ऑफ द रेसिपिएंट, वो कितना भी अमाउंट होने दे। उसके बाद पॉइंट नंबर 3, इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ, और बाकी के जो पॉइंट्स है वो बाकी के सब पॉइंट जो है वो कॉमन है, उसमें कुछ ज्यादा टेंशन नहीं है, पर मेन जो तेरा पॉइंट है वो मैं डिस्कस किया, मेन है वो मैरिज जो आने का चांस है, और दूसरा है रिलेटिव। एंड रिलेटिव का डेफिनेशन देखना मत भूलना। Okay, you cannot just remember the wordings of the relative definition, you have to remember this. You will be in a better position to remember and recollect everything in the exam. Okay, after that I will come to this point, specified properties। मतलब देख, अभी मेरा ये भी पॉइंट कवर हो गया है स्पेसिफाइड ओकेजन्स का। स्पेसिफाइड ओकेजन्स का मैंने जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो तुझे मैंने तुझे बता दिए। अभी एक जो पॉइंट अपना रह गया वो इधर, मैंने तुझे बताया था कि अदरवाइज में मनी था, मूवेबल प्रॉपर्टी था एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी था। अभी मूवेबल प्रॉपर्टी किसके लिए एप्लीकेबल होगा, मतलब जो गिफ्ट मिल रहा है वो, ये स्पेसिफाइड प्रॉपर्टीज के केस में ही सिर्फ टैक्सेबल होगा। आई विल मार्क दिस वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इस पे क्वेश्चन आने का चांस है। स्पेसिफाइड प्रॉपर्टीज के केस में ही ये मूवेबल प्रॉपर्टीज का टैक्सेशन होता है। अब ये स्पेसिफाइड प्रॉपर्टीज कौन से हैं, ये देख, शेयर्स, ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, स्कल्पचर्स, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट एंड बुलियन। सिर्फ यही केसेस में, सिर्फ यही केसेस में, सिर्फ यही केसेस में उन्होंने बोला दैट दीज आर द स्पेसिफाइड प्रॉपर्टीज, और ये अगर तुझे गिफ्ट में मिला एंड इफ यू आर फॉलोइंग अंडर द अबव प्रोविजन के 50,000 के ऊपर है, देन इट विल बी टैक्स्ड इन माय हैंड्स। इसका मतलब मुझे अगर कार मिला, देन इन दैट केस इवन दो द कार वैल्यू इज मोर देन 50,000 रुपीज, स्टिल इट विल नॉट बी टैक्स्ड इन माय हैंड्स, बिकॉज कार तो इधर किधर भी फॉल नहीं हो रहा है, कार तो शेयर्स नहीं है, ज्वेलरी नहीं है, पेंटिंग नहीं, स्कल्पचर्स नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। देन इन दैट केस 56-10 मैं फॉल नहीं हो रहा हूं, बिकॉज मुझे क्या मिला है, स्पेसिफाइड प्रॉपर्टी नहीं मिला है। इसके लिए 56-10 नहीं है तो इट विल नॉट बी टैक्सेबल। कार का एग्जाम्पल आ सकता है एग्जाम में, कार हो सकता है, वॉशिंग मशीन हो सकता है, टीवी हो सकता है, and even though the value is more than 50,000 it will not be taxable। प्लीज 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 ये अच्छे से करके जाना। ये IFOS चैप्टर है ना, इसमें आप गलती नहीं कर सकते, बिकॉज ये बोनस चैप्टर होता है, बोनस चैप्टर। और बोनस चैप्टर अगर 56 स्टूडेंट से मिला ना तो बोनस स्क्वायर होता है, बोनस स्क्वायर। इस पे गलती नहीं होना चाहिए कुछ भी करके, एक चीज याद रखना। ओके, उसके बाद अपना एक पॉइंट इधर मुझे डिस्कस करना है, ये सब था इंडिविजुअल के केस में। एंड इन केस ऑफ HUF ऑल्सो, एनी मेंबर ऑफ HUF विल बिकम द रिलेटिव ऑफ HUF। ये तो इंडिविजुअल का था। HUF के केस में रिलेटिव का डेफिनेशन कैसा है, एनी मेंबर ऑफ HUF will become the relative of HUF। Okay, and this is how we are done with this section 56 to 10। I hope you are clear with all the things which are there in 56 to 10। मेरे जितना पॉसिबल था, जितना डिटेल में समझा सकता था, मैंने उतने डिटेल में समझा दिया। ओके, अभी अपना नेक्स्ट सेक्शन आता है सेक्शन नंबर 56 टू 7B। इस पे भी कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं, सो पूरा ध्यान देना। सेक्शन नंबर 56 टू 7B, इसका मत ये ना, यूजुअली इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के चैप्टर में वी आर थिंकिंग फ्रॉम द रेसिपिएंट्स पर्सपेक्टिव, मतलब कंपनी और एक शेयर होल्डर है तो यूजुअली हम शेयर होल्डर के पर्सपेक्टिव से सोचते हैं। और अगर गिफ्ट के केस में, अगर गिफ्ट जिसको मिलता है उसकी केसेस उसके पर्सपेक्टिव से सोचते हैं। बट योर 56 टू 7B के टाइम पे तुझे कंपनी के साइड से सोचना है। इसका मतलब क्या, ये एग्जैक्टली 56 टू 7B है क्या? उन्होंने एक चीज बोला, अगर कंपनी का कंपनी के शेयर का फेयर मार्केट वैल्यू है अगर 10 और 15 रुपया, 15 rupees is the fair market value of one share of the company, and if company is issuing that share for 20 rupees इन द मार्केट, एक मिनट वापस, वो कंपनी का फेयर मार्केट वैल्यू है 15 रुपीज, बट अगर वो कंपनी 20 रुपीज में वो शेयर अगर बेच रहा है मार्केट में, तो गवर्नमेंट इज लाइक कि तेरे वर्थ से ज्यादा तू पैसा कमा रहा है ये पर्टिकुलर शेयर से, एंड दैट इज व्हाई फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा जितना तूने पैसा कमाया उतना वो कंपनी के लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंडर टैक्स लगेगा अंडर सेक्शन 56 टू 7B। आई एम रिपीटिंग दिस, आई एम अ कंपनी, माई वन शेयर का, एक शेयर का फेयर मार्केट वैल्यू इज 15 रुपीज एंड आई एम इशूइंग द शेयर्स एट 20 रुपीज।
₹5 एक्स्ट्रा मैंने कमाया, सो ₹5 विल बी टैक्सेबल इन माई हैंड्स. मैं कौन हूं? मैं कंपनी हूं. इन माई हैंड्स एज अंडर सेक्शन 5627B इट विल बी टैक्स्ड अंडर IFOS. एकदम परफेक्ट है. और एक बार पढ़ता हूं मैं. शेयर्स इशूड एट प्रीमियम. फर्स्ट ऑफ ऑल इसका फर्स्ट कंडीशन है शेयर्स शुड बी इशूड एट प्रीमियम. सेकंड, if any closely held company, matlab you can say private company, okay, if any closely held company issues shares to any resident shareholder on a premium, then this section will be applicable. Again, closely held company matlab private company, matlab this section is not applicable to a public company. अगर ऐसा प्राइवेट कंपनी शेयर्स इशू करता है टू रेसिडेंट शेयर होल्डर, वापस इस पे फोकस करना. रेसिडेंट शेयर होल्डर पे अगर मैंने रेसिडेंट शेयर होल्डर को अगर मैंने कौन सा भी शेयर्स इशू किए एट प्रीमियम, देन इन दैट केस दिस सेक्शन विल गेट ट्रिगर्ड. अगर ये नॉन रेसिडेंट होगा तो ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा. अगर ये नॉन रेसिडेंट होगा तो सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा. अगर ये नॉन रेसिडेंट होगा तो सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा. और नॉन रेसिडेंट होगा तो सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा. मैंने ये क्यों बोला? बिकॉज इस पे यूजुअली इंस्टीट्यूट फोकसेस, बिकॉज इस पे बाकी पूछने के लिए देयर इज नथिंग. ओके, नॉन रेसिडेंट नॉट एप्लीकेबल. ठीक है. टैक्सेबल अमाउंट क्या होगा? ₹20 माइनस 15. मेरे एग्जांपल में 20 इशू प्राइस था, 15 फेयर मार्केट वैल्यू. एग्जैक्टली सेम इधर लिखा है. इशू प्राइस माइनस फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स. एकदम परफेक्ट. ओके, नाउ दिस प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल. फर्स्ट पॉइंट, शेयर्स आर इशूड एट पार और डिस्काउंट even though it is more than fair market value. नहीं समझा? If the shares are issued at par or discount, even though they are more than fair market value. First condition, see, there are only two conditions. एक condition है कि वो जो अमाउंट है, इशू प्राइस है, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट शुड बी एट प्रीमियम. मतलब ₹10 फेस वैल्यू होगा तो ₹10 के ऊपर ही इशू प्राइस चाहिए, और वो इशू प्राइस ऐसा चाहिए जो फेयर मार्केट वैल्यू से भी ज्यादा है. इसका ना थोड़ा कंफ्यूजन होगा, इसीलिए मैंने एक छोटा सा एग्जांपल इधर ड्राफ्ट करके रखा है. सी, इशू प्राइस, फर्स्ट ट्रांजैक्शन में इशू प्राइस इज ₹15. ओके, इसका फेस वैल्यू क्या है? फेस वैल्यू इज ₹10. सो कैन आई से फर्स्ट कंडीशन ऑफ इशूइंग एट प्रीमियम इज गेटिंग सेटिस्फाइड? यस. अभी देख कि उसका फेयर मार्केट वैल्यू क्या है. उसका फेयर मार्केट वैल्यू है 17. सो जो मैं इशू कर रहा हूं प्राइस इन द मार्केट, इज इट मोर देन फेयर मार्केट वैल्यू? ओके, आई अंडरस्टूड इट इज ए प्रीमियम, बट इज इट मोर देन फेयर मार्केट वैल्यू? नो. मतलब वर्थ के ऊपर कंपनी कुछ भी इशू नहीं कर रहा है, विच मींस इधर 56(2)10 लगेगा क्या? इधर 56(2)10 नहीं लगेगा. इसमें ना सिली मिस्टेक्स होते हैं, बाकी कुछ नहीं होता है. इधर ना लोगों के सिली मिस्टेक्स होते हैं. लोग क्या सोचते हैं? इशू प्राइस माइनस फेस वैल्यू, बस ₹5 टैक्स लगेगा. अरे नहीं भाई, इधर फेस वैल्यू पे पॉइंट नहीं है. इधर पॉइंट क्या है? एक है फेस वैल्यू के ऊपर होना चाहिए, विच इज देयर ₹15, और वो ऐसा होना चाहिए जो फेयर मार्केट वैल्यू के भी ऊपर है. बराबर है? तो सेकंड पॉइंट पे आता है, प्रैक्टिस करते हैं. सेकंड पॉइंट पे आता है, इशू प्राइस इज 18, फेस वैल्यू 10, मतलब इशूड एट प्रीमियम, परफेक्ट है. बट इज इट मोर देन फेयर मार्केट वैल्यू? यस, 17 इज द FMV, एंड दैट इज वाई ₹1 ज्यादा, वर्थ से ज्यादा ले रहा है कंपनी, एंड दैट इज वाई ₹1 के लिए 56(2)7 भी एप्लीकेबल हो जाएगा. ओके. उसके बाद एक पॉइंट है, इशू प्राइस इज 25. इशू प्राइस इज 25, फेस वैल्यू इज ₹10. ऑफकोर्स इशूड एट प्रीमियम है. अभी देख कि 25 FMV से भी ज्यादा है क्या? यस, FMV इज ₹15. सिंस FMV इज ₹15, फर्स्ट कंडीशन प्रीमियम इज गेटिंग फुलफिल्ड, ₹10 के ऊपर है, एंड सेकंड FMV के भी ऊपर है, एंड दैट इज वाई इधर ₹10 टैक्स होगा इन द हैंड्स ऑफ द कंपनी. नेक्स्ट इज इशू प्राइस इज 10, फेस वैल्यू इज ऑल्सो 10. इधर मेरा फर्स्ट कंडीशन ही फुलफिल नहीं हो रहा है. इधर फर्स्ट मेरा कंडीशन ही फुलफिल नहीं हो रहा है, और इधर इफ यू सी नो, फेयर मार्केट वैल्यू 8 है. अभी इन दिस केस आई एम इशूइंग अ शेयर विच इज मोर देन माई वर्थ, मतलब वर्थ है ₹8 का, बट इशू प्राइस इज ₹10. सो ₹2 का मैं वर्थ से ज्यादा बेच रहा हूं, बट एम आई issuing the shares at premium? No, it is at par, and that is why 56(2)7B is not applicable. इसीलिए दो चीज याद रखना. एक तो प्रीमियम पे होना चाहिए, और वो इतने प्रीमियम पे होना चाहिए कि वो फेयर मार्केट वैल्यू से भी ज्यादा है. सो इन द फोर्थ एग्जांपल 56(2)7B will not be applicable. Next is issue price is ₹9, face value is ₹10, and FMV is ₹5. Do not compare directly this. ये डायरेक्टली कंपेयर मत करना है 9 to 5. कंडीशन 1 देखो क्या है, पहले वो प्रीमियम पे होना चाहिए. इज इट एट प्रीमियम? नो, इट इज एट डिस्काउंट. इसीलिए फेयर मार्केट वैल्यू गया तेल लगाने. फर्स्ट कंडीशन ही फुलफिल नहीं हो रहा है, एंड दैट इज व्हाई 56(2)7B विल नॉट बी एप्लीकेबल.
परफेक्ट है, ग्रेट, ओके। एंड सेकंड पॉइंट मुझे इधर डिस्कस करना है दैट इफ सच कंपनी, सी if such company is converted into a company in which the public are substantially interested during the previous year itself after issuance of shares। मतलब क्या, एक प्राइवेट कंपनी था, वो प्राइवेट कंपनी बाद में कन्वर्ट होके पब्लिक कंपनी हुआ, प्राइवेट कंपनी कन्वर्ट होके क्या हुआ, पब्लिक कंपनी हुआ, देन इन दैट केस हम लोग ने पहले डिस्कस किया था, ये प्राइवेट कंपनीज के लिए एप्लीकेबल होता है। वेन एवर अ प्राइवेट कंपनी इशूज शेयर्स टू रेसिडेंट शेयर होल्डर, तो ये जो प्राइवेट टू पब्लिक जो कन्वर्ट हुआ, देन इन दैट केस अगर ये कन्वर्ट होने के बाद जो भी शेयर्स इशू करेंगे, देन इन दैट केस उस पे 5627 भी नहीं लगेगा। बट इसमें एक कैच है, वो सिर्फ मैं कैच का एग्जांपल तुम लोग के साथ डिस्कस करूंगा। इधर मैं इधर 3 ट्रांजैक्शंस डिस्कस करूंगा। सी, हमें पढ़ाई करते वक्त घाई नहीं करना चाहिए कि मैंने 1 घंटे में आईएफएस खत्म किया, 1.5 घंटे में आईएफएस खत्म किया, नहीं, इफेक्टिवली कैसे खत्म किया, ये कितना इफेक्टिवली खत्म किया। मैंने जो 1 घंटा डाला है वो 1 घंटा इतना तोड़ होना चाहिए, इतना जबरदस्त होना चाहिए कि वो आगे के मेरे बहुत सारे घंटे बचा सके। टिकमार्क करने के लिए रिवीजन मत करो, टिकमार्क करने के लिए रिवीजन मत करो, इफेक्टिवली इतना जोरदार करो ना कि मुझे एग्जाम के दिन तक ये याद रहेगा। ऐसा करो, और ऐसा किया ना तो ही ये रिवीजन लेक्चर देखने का मतलब है। आई डोंट वांट यू टू स्टडी आफ्टर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर लेक्चर। ये मैं ऑलमोस्ट सब लेक्चर्स में बोलता हूँ, और इस वही सोच के मैं रिवीजन लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि ये देख के एटलीस्ट तेरा कंसेप्चुअल क्लैरिटी एकदम चकाचक हो जाए। उसके बाद तुझे क्या देखना है, सिर्फ क्वेश्चंस देखना है, बराबर है, ओके। अभी देख, शेयर्स इशूड बाय हुम, शेयर्स इशूड बाय हुम, शेयर्स इशूड बाय एस प्राइवेट लिमिटेड, परफेक्ट है, ओके। शेयर्स इशूड टू हुम, मिस्टर डी, ओके। फेस वैल्यू कितना है, 10 रुपीज इज द फेस वैल्यू। उसका फेयर मार्केट वैल्यू कितना है, 15 रुपया। अभी ये राइट थर्ड पे लिखा है कंसिडरेशन। अभी कंसिडरेशन मतलब क्या, कि कंपनी को कितना पैसा मिला। सो कैन आई से दिस इज इशू प्राइस, डेफिनेटली ये इशू प्राइस होता है 20 रुपीज। सो पहला कंडीशन क्या है, प्रीमियम पे होना चाहिए। तो प्रीमियम पे है क्या, यस, 20 एंड 10 में कंपेयर करूंगा, इट इज एट प्रीमियम। सेकेंड पॉइंट, is it more than fair market value? Yes, it is more than fair market value to the extent of rupees 5, and 5 rupees will be taxable in the hands of the company। तूने कौन से पॉइंट्स इधर याद रखे, एक पॉइंट इशूड एट प्रीमियम, सेकंड पॉइंट मोर देन फेयर मार्केट वैल्यू, थर्ड पॉइंट जो बंदा इशू कर रहा है शेयर्स जो इशू कर रहा है, दैट पर्सन इज अ प्राइवेट कंपनी, एंड जिसको इशू कर रहा है दैट पर्सन इज अ रेसिडेंट पर्सन। ये 4 पॉइंट्स अगर तुझे मालूम है ना, तो तुझे ये सेक्शन में कोई नहीं रोक सकता। पॉइंट नंबर 1, दैट पर्सन शुड बी, ओके। पॉइंट नंबर 1 क्या था, पॉइंट नंबर 1 था कि हाँ प्रीमियम पे होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, फेयर मार्केट वैल्यू के ऊपर रहना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, जो शेयर्स इशू कर रहा है दैट पर्सन शुड बी अ प्राइवेट कंपनी। एंड पॉइंट नंबर 4, जिसको इशू कर रहा है दैट पर्सन शुड बी अ रेसिडेंट पर्सन। ये 4 अगर कंडीशन मेरे फुलफिल हो गए ना, 56 to 7 भी एप्लीकेबल हो जाएगा। अभी तुझे कौन सा भी क्वेश्चन आने थे 56 to 7 का, यू विल बी एबल टू क्रैक इट, दैट इज माय वर्ड। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट ट्राई करते हैं। टी प्राइवेट लिमिटेड, शेयर्स इशूड बाय टी प्राइवेट लिमिटेड, इट इज इशूड टू मिस्टर ई नॉन रेसिडेंट। मुझे लगता है कि आगे का कौन सा पार्ट पढ़ना ही नहीं चाहिए, आगे का कौन सा पार्ट पढ़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जिसको मैं शेयर्स इशू कर रहा हूं वो कौन है, नॉन रेसिडेंट है। एकदम चकाचक, इधर भी देखो 56 to 7 भी इज नॉट एप्लीकेबल। ओके, नेक्स्ट आता है यू प्राइवेट लिमिटेड, मिस्टर एफ अ नॉन रेसिडेंट एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ शेयर्स, however later on during the previous year he became a resident। मतलब जब भी मैंने शेयर्स इशू किए वो at that point of time he was a non resident, but वो at the end of the year उसका अगर रेसिडेंशियल स्टेटस देखा तो he was a resident person। तो ये कैसे ट्रीट करे, अभी देखते कि आगे का वो फेस प्रीमियम पे और वो सब कंडीशन फुलफिल हो रहा है क्या। उसका कंसिडरेशन फेस वैल्यू कितना है 10, फेयर मार्केट वैल्यू 20 एंड 35 इज द इशू प्राइस। तो डेफिनेटली प्रीमियम पे इशू किया है, डेफिनेटली फेयर मार्केट वैल्यू से ऊपर है, तो इसीलिए ये बाकी सब कंडीशन तो फुलफिल हो जाते हैं। प्रीमियम का फर्स्ट कंडीशन गेटिंग फुलफिल्ड, बाद में फेयर मार्केट वैल्यू के ऊपर शेयर्स इशू किए तो वो भी फुलफिल हो रहा है,
थर्ड जो बंदा इशू कर रहा है शेयर्स वो प्राइवेट लिमिटेड है, वो भी यू प्राइवेट लिमिटेड, इसीलिए वो भी फुलफिल हो रहा है. एंड फोर्थ इज दैट जिसको शेयर्स इशू होंगे दैट पर्सन शुड बी अ रेसिडेंट पर्सन. बट रेसिडेंट पर्सन मैं कभी देखूंगा मालूम है? रेसिडेंट पर्सन एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ शेयर्स नहीं देखूंगा. आई विल लुक एट दिस पर्टिकुलर रेसिडेंशियल स्टेटस at the end of the financial year. In this case, even though the shares have been issued, whenever shares were issued, he was a non-resident person, but still at the end of the financial year, he was a resident person. No, तो ये सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा. ये सेक्शन डेफिनेटली एप्लीकेबल हो जाएगा. ये प्लीज और प्लीज अच्छे से समझना. ये एक थोड़ा डिफरेंट पॉइंट था. तो तुझे क्या देखना है? एट द एंड ऑफ द ईयर का तुझे रेसिडेंशियल स्टेटस देखना है. ओके, उसके बाद है कौन इशू कर रहा है? वी प्राइवेट लिमिटेड. अभी वी प्राइवेट लिमिटेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर सच कंपनी हैज लिस्टेड इटसेल्फ इन द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आफ्टर इशुएंस ऑफ शेयर्स. मतलब एक बार जब इशू किए ना तभी वो वी प्राइवेट लिमिटेड था. आफ्टर दैट इट बिकेम अ पब्लिक कंपनी. इन दिस केस इधर भी मुझे जो स्टेटस देखना है वो कंपनी का एट द टाइम ऑफ इशू नहीं देखना है. मुझे कभी देखना है? एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. मतलब एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में कौन था? मैं एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में एक पब्लिक कंपनी था. एंड दैट इज वाई 56(2)(7)(b विल नॉट बी एप्लीकेबल टू मी. सी बाकी ऑल द कंडीशंस आर गेटिंग फुलफिल्ड. मिस्टर जी है वो एक रेसिडेंट है. 50 रुपीज पे मतलब प्रीमियम पे इशू किया और 40 फेयर मार्केट वैल्यू के भी ऊपर इशू किया. तो बाकी सब कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं. बट जो बंदा इशू शेयर इशू करने वाला है उसका ही कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है. बिकॉज एट द एंड ऑफ द ईयर तुझे कंडीशन देखना है. ओके इसका एक मैंने छोटा सा समरी दिया है अपने गिफ्ट टैक्सेशन का. गिफ्ट टैक्सेशन का समरी मतलब ये जो समरी है बेसिकली आई हैव स्टार्टेड माय ओन पेज कॉल्ड मनी मैटर्स विद अमित ऑन इंस्टाग्राम. इंस्टाग्राम पे मैंने ये पूरा पोस्ट डाला था और वो पोस्ट का ही मैंने स्क्रीनशॉट्स डाल के मैंने वो इसमें ऐड कर दिया. थोड़ा सा चार्ट्स और थोड़ा फनी वे में मैंने एक्सप्लेन किया. सो यू विल अंडरस्टैंड दिस इन अ बेटर वे. ओके मैं आगे बढ़ता हूँ. सेक्शन नंबर 57. अभी दो ही सेक्शंस बाकी है, सेक्शन 57 एंड सेक्शन 58. सेक्शन 57 बात करता है डिडक्शंस परमिसिबल फ्रॉम आईएफओएस. मतलब अभी सब हेड ऑफ इनकम में हम लोगों ने देखा, सैलरी में हम लोग को डिडक्शन मिलता है, पीजीबीपी में डिडक्शन मिलता है, हाउस प्रॉपर्टी में डिडक्शन मिलता है, सब में डिडक्शन मिलता है. तो आईएफओएस में ऐसा हो सकता है ना कि आईएफओएस में जो इनकम मैंने कमाया वो इनकम कमाने के लिए मैंने कुछ तो एक्सपेंडिचर किया. देन इन दिस केस उसका भी मुझे एक्सपेंडिचर का डिडक्शन मिल जाएगा, ऐसा 57 बोलता है. उसका पॉइंट देखते हैं. पॉइंट नंबर 1, डिविडेंड और इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड और स्पेसिफाइड यूनिट्स. डिविडेंड और इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड और स्पेसिफाइड यूनिट्स. इसका मैं एग्जांपल देता हूं, समझो. एकदम आराम से सुनो. आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन अ म्यूचुअल फंड. कितना इन्वेस्ट करना है? मुझे इन्वेस्ट करना है 1 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, बराबर है. पर मेरे पास अभी 1 लाख रुपए नहीं है. सो व्हाट डिड आई डू? आई वेंट टू द बैंक, आई टुक अ लोन ऑफ 1 लाख रुपीज. एंड 1 लाख रुपीज आई इन्वेस्टेड इन द म्यूचुअल फंड. अभी मुझे बैंक फ्री में लोन देगा क्या? नहीं. तो इसीलिए आई पेड 10,000 रुपीज एज इंटरेस्ट टू द बैंक बिकॉज मैंने 1 लाख का लोन लिया था. तो मेरा कॉस्ट हो गया 10,000 रुपीज. यस, पर मेरा कहने से म्यूचुअल फंड में मैंने वो पैसा डाला. यस, म्यूचुअल फंड में पैसा डालने के बाद म्यूचुअल फंड ने मुझे डिविडेंड डिक्लेयर किया. म्यूचुअल फंड ने डिविडेंड दिया मुझे. म्यूचुअल फंड ने अगर मुझे डिविडेंड दिया समझो 15,000 रुपए का, तो मैं गवर्नमेंट को बोल रहा, गवर्नमेंट एक बात सुनो, जो मुझे इनकम मिल रहा है ना, वो इनकम 15,000 कमाने के लिए आई हैव ऑलरेडी स्पेंट 10,000 रुपीज. बिकॉज अगर मैं लोन लेता ही नहीं तो इसमें मेरा इन्वेस्टमेंट होता ही नहीं, और अगर मेरे इसमें इन्वेस्टमेंट होता ही नहीं तो मे बी ये 15,000 में कभी अर्न ही नहीं कर पाता. एंड दैट इज वाई दे सेड कि जो 15,000 का जो मुझे इनकम मिला है उसके लिए बाकी कुछ भी मुझे एक्सपेंडिचर का डिडक्शन नहीं मिलेगा, बट मुझे सिर्फ एक डिडक्शन मिलेगा, दैट इज इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन. आई होप यू आर एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लियर विथ द ट्रांजैक्शन विच वी डिस्कस्ड. बराबर है. तो वही लिखा है उन्होंने, इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर टू अर्न सच इनकम इट विल बी अलाउड एज डिडक्शन. ओके, टू द एक्सटेंट ऑफ 20% ऑफ सच इनकम. उस पर भी एक लिमिट दिया उन्होंने, पर ये नहीं समझेगा इसके लिए मैंने नीचे एग्जांपल डाला. लोन टेकन फॉर इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड, एकदम क्लियर है. म्यूचुअल फंड इंटरेस्ट इज 1 लाख रुपीज. म्यूचुअल फंड से मुझे कितना पैसा मिला? 1 लाख रुपया. और इंटरेस्ट ऑन लोन में जो बैंक को लोन का इंटरेस्ट दे रहा हूं वो है 40,000 रुपीज. सो विल आई गेट द एंटायर डिडक्शन ऑफ 40,000 रुपीज? नो, उन्होंने बोला कि डिडक्शन विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू. ओके, डिडक्शन कितना होगा? एक मिनट, जस्ट 1 मिनट.
ओके इधर मैं कट करना भूल गया, 1 मिनट, इधर मैं कट करता हूँ। 40,000 का डिडक्शन नहीं मिलेगा मुझे, कितने का डिडक्शन मिलेगा, सिर्फ 20,000 का डिडक्शन मिलेगा, बीइंग 20% ऑफ 1 लाख, बीइंग 20% ऑफ 1 लाख। इनकम कितना हुआ, 1 लाख, 1 लाख का 20% कम्स टू 20,000, मतलब मेरा जो डिडक्शन है इट विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू माई 20% ऑफ माई इनकम। सो इन दिस केस 1 लाख का 20% comes to 20,000. So even though I have spent 40,000 on interest on loan, but still I will get a deduction of only 20,000. Perfect. This is the first point. Second point is interest on securities. If any interest commission paid to the banker for realizing such interest, interest कमाने के लिए अगर मैंने banker को कुछ commission दिया होगा तो वो भी मेरा एक expenditure है, and that is why I will get a deduction of that also. नेक्स्ट इज डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स स्टाफ वेलफेयर स्कीम्स। मैंने नीचे एक पॉइंट लिखा है, पढ़ता हूं। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सम रिसीव्ड बाय टैक्स पेयर एज अ कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज। मतलब जो एम्प्लॉइज ने कॉन्ट्रीब्यूट किया था टू द वेलफेयर स्कीम्स, एम्प्लॉयर ने वो पैसा कमाया, सॉरी एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉय ने वेलफेयर स्कीम के लिए एम्प्लॉयर के पास पैसा जमा किया, बट एम्प्लॉयर ने वो स्पेसिफिक फंड में वो पैसा जमा करना चाहिए, बिकॉज वो एम्प्लॉय का पैसा है। अगर वो एम्प्लॉयर ने स्पेसिफिक फंड में वो पैसा जमा नहीं किया तो उसका वो टैक्सेबल इनकम माना जाता है, और उसके लिए अगर उसने कुछ भी, अगर उसने टैक्सेबल इनकम माना जाता है, जितना वो फंड में डिपॉजिट करेगा उतना उसको डिडक्शन मिल जाएगा। इसका एग्जांपल, अगर 10 लाख रुपया एम्प्लॉय से मिला है तो 10 लाख रुपए इनकम में ऐड होगा, और उसने अगर फंड के पहले डिपॉजिट किया, सॉरी फंड के ड्यू डेट के पहले अगर डिपॉजिट किया, देन इन दैट केस 10 लाख का पहले इनकम था माइनस 10 लाख का एक्सपेंडिचर ले सकता हूं। थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, कनेक्शन में थोड़ा प्रॉब्लम होगा तो मैं वापस समझाता हूं। समझो एम्प्लॉइज के वेलफेयर स्कीम के लिए एम्प्लॉयर ने कुछ पैसा कलेक्ट किया था 10 लाख रुपए। वो जो 10 लाख रुपए वो एम्प्लॉयर का है क्या? नहीं, एम्प्लॉयर विल हैव टू डिपॉजिट दैट अमाउंट विद द गवर्नमेंट। अभी जब भी गवर्नमेंट के पास जाने के पहले ही 10 लाख रुपए पहले मेरे इनकम में ऐड होता है। उसके बाद इफ आई डिपॉजिट दोस 10 लाख रुपीज विथ द गवर्नमेंट, और विथ द गवर्नमेंट से बेटर विथ द फंड बिफोर द ड्यू डेट ऑफ दैट फंड, देन इन दैट केस मैंने जितना फंड में डिपॉजिट किया उतने का मुझे डिडक्शन मिल जाएगा। सो 10 लाख माइनस 10 लाख, उतना मुझे डिडक्शन मिल जाएगा। बट अगर मैंने 10 लाख एम्प्लॉय से लिया बट मैंने सिर्फ 2 लाख रुपए डिपॉजिट किया फंड में, तो सिर्फ 2 लाख का ही मुझे डिडक्शन मिल जाएगा। दिस इज द थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट आता है रिपेयर्स डेप्रिसिएशन इन केस ऑफ लेटिंग आउट ऑफ प्लांट मशीनरी फर्नीचर एंड बिल्डिंग। मतलब मेरा धंधा नहीं है लेटिंग आउट ऑफ प्लांट मशीनरी फर्नीचर बिल्डिंग, मेरा ये धंधा नहीं है। सो दैट इज वाई वॉट एवर इनकम आई विल अर्न फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, इट विल बी टैक्स्ड अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। बट उसके रिलेटेड मुझे जो जो एक्सपेंडिचर्स होंगे उसका भी मुझे डिडक्शन मिल जाएगा। अभी इस पे मुझे डेप्रिसिएशन का डिडक्शन मिलेगा क्या? तो उन्होंने बोला हाँ मिल जाएगा, बिकॉज यूजुअली डेप्रिसिएशन सेक्शन नंबर 32 में बोला है, और सेक्शन नंबर 32 स्पेसिफिकली बोलता है दैट इट शुड बी यूज्ड फॉर योर बिजनेस। सो दिस इज नॉट माय बिजनेस, राइट? सो एज पर सेक्शन 32 मुझे डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, एज पर सेक्शन 57 मुझे डेप्रिसिएशन मिलेगा, बिकॉज 57 में उन्होंने बोला है कि 32 जैसा ही इधर भी ट्रीटमेंट दे दो। अगर वो प्लांट एंड मशीनरी के रिपेयर के लिए मैंने अगर कौन सा खर्चा किया तो उसका भी मुझे डिडक्शन मिल जाएगा। उसके इंश्योरेंस के लिए कुछ खर्चा किया उसका भी मुझे डिडक्शन मिल जाएगा। सो बेसिकली लेटिंग आउट के, मेरे पास एक प्लांट एंड मशीनरी है, मैं लेट आउट कर रहा हूँ, उसको पैसा कमा रहा हूँ, पर वो पैसा कमाने के लिए मुझे मेंटेन करना पड़ेगा ना प्रॉपर्टी। वो मेंटेनेंस के लिए मैंने खर्चा किया, तो मैं गवर्नमेंट को बोल रहा हूँ मैंने पैसा कमाया हुआ दिखता है आपको, बट मैंने वो पैसा कमाने के लिए जितना खर्चा किया वो क्यों नहीं दिखता आप? एंड दैट इज व्हाई आई एम गेटिंग अ डिडक्शन ऑफ दैट। Next point, standard deduction in case of family pension. Standard deduction in case of family pension. अभी in case of income in the nature of family pension, the amount deductible is, मतलब एक सेकेंड, अभी standard deduction in case of family pension मतलब अगर कौन सा भी family pension मिला मुझे, कुछ भी मुझे अगर फैमिली पेंशन मिला तो वो पूरा का पूरा टैक्सेबल नहीं होगा। इट विल बी एडेड टू योर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, बट उसमें से थोड़ा सा तुझे डिडक्शन मिलता है। व्हाट इज दैट डिडक्शन? फ्लैट 15,000 रुपीज और 1/3 ऑफ सच इनकम विच एवर इज लोअर। अगर 30,000 रुपीज मुझे अगर पेंशन मिला है तो 30,000 विल बी एडेड टू माई इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इन इनर कॉलम। उसके बाद माइनस करूंगा स्टैंडर्ड डिडक्शन, इट कैन बी 15,000 और 1/3 ऑफ सच इनकम, 1/3 ऑफ 30,000 बिकम्स 10,000। सो 15,000 और 10,000 विच एवर इज लोअर कम्स टू 10,000 रुपीज। सो मैं 30,000 से 10,000 रुपीज का स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लूंगा। परफेक्ट एकदम। बाद में फैमिली पेंशन क्या है उन्होंने एक्सप्लेन किया, ठीक है। नीचे आते हैं नोट पे, पेंशन रिसीव्ड बाय विडो, चिल्ड्रन, हेयर्स ऑफ
members of armed forces of union and death has occurred in the course of operational duties, then in that case वो जो भी मुझे पेंशन मिलेगा वो exempt माना जाएगा, वो एग्जेम्प्ट माना जाएगा अगर डेथ किसके वजह से हुआ है, इन द कोर्स ऑफ देयर ऑपरेशनल ड्यूटीज, आर्म्ड फोर्स के ऑपरेशनल ड्यूटीज में अगर उनका अगर डेथ हुआ होगा तो जो भी पेंशन मिलेगा इट विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स. उसके बाद है पॉइंट, इन केस ऑफ इनकम बाय वे ऑफ कंपेंसेशन और एनहांस्ड कंपेंसेशन रिसीव्ड इट विल बी चार्जेबल टू टैक्स अंडर 56 to 8. ये पॉइंट हम लोग ने कैपिटल गेन में कवर किया था. कैपिटल गेन में हम लोग ने बोला था कि अगर मुझे कंपेंसेशन मिल रहा है और एनहेंस्ड कंपेंसेशन मिल रहा है, अगर ये कंपेंसेशन मिलने के लिए मुझे डिले हुआ तो द गवर्नमेंट पेज मी इंटरेस्ट. तो वो जो इंटरेस्ट है वो डेफिनेटली इट बी टैक्सेबल इन माय हैंड्स अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स. बट गवर्नमेंट इज लाइक कि अगर तुझे 1 लाख रुपए मिला होगा इंटरेस्ट, सो पूरा 1 लाख पहले ऐड करो इन योर इनकम एंड यू कैन टेक अ डिडक्शन ऑफ फ्लैट 50%. जितना पैसा मिला ना उसका 50% हम तुझे डिडक्शन दे देंगे. वो तेरा एक पॉइंट है. और दूसरा है मिसलेनियस पॉइंट. मिसलेनियस मतलब अगर आईएफओएस में ये ऊपर के छोड़ के कौन सा भी आपने इनकम कमाया and for earning that income you have spent some amount, that expenditure amount you will be able to take that expenditure amount as deduction from that income. एकदम क्लियर है. आगे बढ़ता हूं सेक्शन नंबर 58 दैट इज स्पेसिफिक डिसअलाउंसेस. एकदम सिंपल है. पर्सनल एक्सपेंसेस हुए तो तुझे डिसअलाउ हो जाएंगे. इंटरेस्ट मतलब एनी इंटरेस्ट चार्जेबल अंडर दिस एक्ट विच इज पेबल आउटसाइड इंडिया, मतलब मैंने इंटरेस्ट का पेमेंट आउटसाइड इंडिया किया और उस पर मुझे टीडीएस काटना चाहिए था और टीडीएस काट के मुझे गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट करना चाहिए था. सो मैंने इंटरेस्ट का पेमेंट तो किया, इन दैट केस मैंने समझो टीडीएस काटा ही नहीं, और टीडीएस तो काटा पर गवर्नमेंट के पास जाके डिपॉजिट नहीं किया. इफ यू आर फॉलोइंग अंडर एनी ऑफ द सिचुएशंस, अल्टीमेटली गवर्नमेंट को पैसा मिला क्या? टीडीएस काटा ही नहीं, गवर्नमेंट को पैसा मिला नहीं. टीडीएस काटा पर गवर्नमेंट को तूने पेमेंट ही नहीं किया, गवर्नमेंट को पैसा मिला क्या? नहीं. That is why if you are making a payment of interest, if you fail to deduct the TDS, or if you have deducted the TDS but you have not deposited the TDS amount with the government, then in that case वो interest का तुझे deduction नहीं मिलेगा. परफेक्ट. पॉइंट नंबर 3 सिमिलर है. सैलरी आउटसाइड इंडिया, जो सैलरी आउटसाइड इंडिया पे कर रहा हूं उस पे टीडीएस जो रिक्वायर्ड टीडीएस है वो टीडीएस काटना चाहिए. अगर टीडीएस नहीं काटा और टीडीएस काटा पर तूने डिपॉजिट नहीं किया तो वो सैलरी का तुझे डिडक्शन नहीं मिलेगा. नेक्स्ट पॉइंट इज अमाउंट स्पेसिफाइड बाय सेक्शन 40A. याद है क्या सेक्शन नंबर 40A2, 40A3, 40A3 में जो कैश का बोला था कि ये स्पेसिफाइड अमाउंट के ऊपर तूने अगर कैश का ट्रांजैक्शन किया तो इट विल बी डिसअलाउड. तो सेम सेक्शन इधर भी एप्लीकेबल हो जाएगा एंड सेम डिसअलाउंसेस सेक्शन नंबर 58 में भी एप्लीकेबल हो जाएंगे. उसके बाद लिखा है एक एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ विनिंग फ्रॉम लॉटरी. अगर लॉटरी से मुझे अगर कुछ भी इनकम मिला है, आई विल नॉट बी एबल टू टेक अ डिडक्शन अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर इनकम. जो जितना इनकम मिला उस पे सब पे मुझे क्या करना पड़ेगा? टैक्स भरना पड़ेगा. बट उन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि अगर आई एम इनटू बिजनेस ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेस, इफ आई एम इनटू बिजनेस ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस, अगर मैंने ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस के केस में अगर मैंने कुछ भी एक्सपेंडिचर किया तो आई विल बी एबल टू टेक अ डिडक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर. पर बाकी छोड़ के कार्ड गेम्स होने दो या गेम शोज से कुछ पैसा कमाने दो, इन दिस केस यू विल हैव टू पे टैक्स एंड यू विल नॉट गेट एनी डिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर. ठीक है. ओके. नेक्स्ट पॉइंट है सेक्शन नंबर 43CA, एसडीवी टू बी ट्रीटेड एज सेल कंसिडरेशन. दिस सेक्शन is exactly the same as section number 50C जो हम लोग ने कैपिटल गेन में किया था. Whenever you sell any immovable property, whenever you will sell any immovable property, then in that case वो जो property का sale consideration है, वो sale consideration, that sale consideration you will compare with the stamp duty value. सेक्शन 50C में मैंने बात किया था, वो मेरे लिए कैपिटल एसेट था, तभी मैंने बात किया था कि सेक्शन नंबर 50C लगेगा. एक मिनट, what am I doing? I am selling immovable property. If that immovable property is my capital asset, 50C will be applicable. If that immovable property is my stock in trade, मतलब मैं immovable property बेचने का धंधा करता हूँ, then in that case 50C applicable नहीं होगा, इधर 43CA applicable होगा. उधर उन्होंने exactly बोला क्या है, समझो कि एक्चुअल ट्रांजैक्शन जो किया था वो किया था 1 करोड़ रुपए का. 1 करोड़ रुपए का एक्चुअल ट्रांजैक्शन वैल्यू था. अभी उसका स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है 1,50 लाख रुपीस. नाउ सेक्शन 43CA सेज कि तेरे लिए वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है. मैं बोला हाँ. आप वो बेच रहे हो? मैं बोला हाँ.
उसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 1,50,00,000 but you are selling it at 1 crore rupees, then in that case, since you are selling it at a lower price than your stamp duty value, we will consider the stamp duty value as your income. 1,50,00,000 will be my income and not 1 crore rupees. ये उन्होंने 43 CA में डिस्कस किया है, बट उन्होंने एक बफर भी दिया था, अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज फॉलिंग विद इन 110%, इफ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज फॉलिंग विद इन 110% ऑफ द एक्चुअल कंसिडरेशन, इसका मतलब 1 करोड़ रुपए मेरा एक्चुअल कंसिडरेशन था, 110% becomes 1 crore 10 lakhs. If my stamp duty value is falling within 1 crore to 1 crore 10 lakhs, then stamp duty value we will not consider. But अगर मेरा stamp duty value is not falling within 1 crore to 1 crore 10 lakhs, then in that case my stamp duty value will be considered as my income. In the present case, 110% becomes 1 crore 10 lakhs. Stamp duty value is 1 crore 50 lakhs. Is it falling within 1 to 1.10 crore? No. And that is why मेरी income में कितना add होगा? 1.5 crore will be considered as my income. एकदम परफेक्ट है. नाउ द क्वेश्चन इज कि ये स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कौन से डेट का कंसिडर करें. देयर आर टू डेट्स, एक डेट ऑफ अग्रीमेंट हो सकता है और दूसरा डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन हो सकता है. तो हमेशा उन्होंने बोला यूजुअली डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कंसिडर करो, बिकॉज स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है ना, तो कौन सा दिन का निकालना है, डेट ऑफ अग्रीमेंट का निकालना है जब इन लोगों ने अग्री किया, और मैं जब भी ऑफिस में गया, गवर्नमेंट ऑफिस में रजिस्ट्रेशन करने के लिए, वो डेट अंडरस्टैंड करना है और कंसिडर करना है. तो गवर्नमेंट सेड कि यूजुअली डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज कंसिडर्ड, बट अगर वो दो पार्टीज ने एट द टाइम ऑफ अग्रीमेंट वो दो पार्टीज ने अगर कुछ भी टोकन अमाउंट का ट्रांजैक्शन किया होगा, नॉट इन कैश बट इन अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट or any other electronic clearing system, then in that case do not consider the date of registration, consider the date of agreement. But अगर वो दिन पे कैश में पेमेंट किया था, then date of registration will be considered while considering the stamp duty value. I hope you are clear with this particular part. और 43 CA में जो भी मुझे इनकम आएगा, वो कहना से मेरे धंधे का इनकम है, तो वो कौन से हेड में टैक्स होगा, वो PGBP के हेड में टैक्स हो जाएगा. एकदम चकाचक क्लियर है. ओके, अभी अपना लास्ट पॉइंट आता है कैजुअल इनकम का. वेरी सिंपल. 56(2)(1)(b) कैजुअल इनकम means income in the nature of winnings from lotteries, crossword puzzles, races including horse races, card games, other games of any sort, gambling, betting, etc. ये सब कैजुअल इनकम में फॉल हो जाएंगे. अभी सच विनिंग्स आर चार्जेबल. फ्लैट रेट लिखा है 30%. फ्लैट रेट लिखा है 30%. तुझे 30% पे टैक्स भरना पड़ेगा. परफेक्ट है. उसके बाद स्पेशल नोट्स, ये अगर तूने इनकम कमाया तो तुझे एक भी कुछ भी डिडक्शन नहीं मिलेगा. हम लोग ने अभी देखा. चैप्टर 6 से डिडक्शन भी नहीं मिलेगा. बेसिक एग्जेम्पशन का भी बेनिफिट नहीं मिलेगा. तू सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर सकता. कभी कभी समटाइम्स लॉटरी इनकम रिसीव्ड इज गिवन. नहीं समझा मतलब इन द एग्जाम दे विल से 70,000 हैज बीन रिसीव्ड. 70,000 में अगर रिसीव्ड है तो कहना है से TDS काट के पेमेंट होगा. एंड इफ यू रिमेंबर, अगर आपने मेरा TDS का लेक्चर देखा होगा, मैंने तभी बोला था 194B एंड 194BB ये सेक्शंस है जो कैजुअल इनकम और कैजुअल विनिंग्स से जो पैसा मिलता है, वो जब भी पेमेंट करते हैं तभी TDS काट के पेमेंट करते हैं. एग्जाम्पल, मुझे अगर कौन सा पैसा मिल रहा है कैजुअल इनकम का, तो मुझे TDS काट के पैसा मिलेगा हमेशा. 1 लाख रुपए मिलने वाला है तो मुझे 70,000 ही मिलने वाला है. सो कैन आई से इन द क्वेश्चन इफ दे से कि 70,000 हैज बीन रिसीव्ड, मतलब TDS काट के रिसीव हुआ होगा. सो इसीलिए उन्होंने क्या लिखा है, एंड मैंने तुम लोग को पहले भी बोला था, मेरे हाथ में जो इनकम कंसिडर होगा, आई विल नेवर कंसिडर 70,000 एज माई इनकम. आई विल ऑलवेज कंसिडर द ग्रॉस अमाउंट, दैट इज 1 लाख रुपीज एज माई इनकम. ये मैंने TDS के पहले 5 मिनट में तुम लोग के साथ ये डिस्कस किया था. अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज वो एक बार जाके देखो, तो आपको पूरा क्लैरिटी आ जाएगा. समटाइम्स लॉटरी इनकम रिसीव्ड इज गिवन रादर देन लॉटरी इनकम. ओके, तो रिसीव्ड होगा मतलब TDS काट के होगा. इन सच केस स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू ग्रॉस अप द लॉटरी इनकम रिसीव्ड. ठीक है, लॉटरी इनकम रिसीव्ड ग्रॉस अप मतलब क्या, 70,000 इज 70%, देन 100% कितना, तो 1 लाख रुपीज. ये इसका मतलब है ग्रॉस अप. Lottery income earned, TDS on such income is 30% under section 194B and 194BB. Gross lottery income is equal to
70,000 अपॉन 70%, तो मुझे कितना मिलेगा? 1 लाख रुपया. नाउ नो टीडीएस इन द फॉलोइंग केसेस, ये हम लोग ने उधर भी डिस्कस किया था. इफ द अमाउंट अंडर विनिंग फ्रॉम लॉटरी और हॉर्स रेस इज less than 10,000 rupees and winning from races other than horse race, example camel race, इस पे टीडीएस नहीं लगेगा. सिर्फ एग्जाम्पल, ये पूरा सेक्शन किसके लिए? हॉर्स रेस के केस में, कैमल रेस के केस में नहीं है. सो बेसिकली कैजुअल इनकम में क्या याद रखना है? अगर ये कैजुअल इनकम से कुछ भी पैसा मिला तो वो 30% के हिसाब से टैक्स होगा अंडर सेक्शन 115BB. इस पे कुछ भी डिडक्शन नहीं मिलेगा, चैप्टर 6 से डिडक्शन नहीं मिलेगा, बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट का बेनिफिट नहीं मिलेगा, एंड कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का बेनिफिट नहीं मिलेगा. सबसे इंपॉर्टेंट है ये. ओके, ये अच्छे से करना. नीचे का मैंने सिर्फ लिख के रखा, एक बार पढ़ के जाना. दैट्स इट. द नेक्स्ट पॉइंट इज की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी. नाउ व्हाट इज दिस की मैन? सी, देयर इज वन कंपनी एंड कंपनी में देयर इज वन की मैन जिसके वजह से ये पूरा कंपनी चलता है. नाउ इफ एनीथिंग हैपेंस टू दिस की मैन, there is a possibility that the company's future can be in danger, and that is why to secure that, to have a secure future, कंपनी थिंग्स के काम करते हैं, ये पूरे पर्सन को ही इंश्योर, इस पे पूरा इंश्योरेंस ले लेता है. नाउ हियर एम्प्लॉयर पेज प्रीमियम टू द इंश्योरेंस कंपनी फॉर द की मैन. नाउ एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, अगर जो पैसा मिला वो पैसा अगर कंपनी को मिला हो, अगर वो पैसा कंपनी को मिला हो, तो कंपनी के हाथ में टैक्स लगेगा उस पर. इट विल बी टैक्स्ड अंडर PGBP. इफ दैट मैच्योरिटी अमाउंट इज रिसीव्ड बाय एम्प्लॉई, जो की मैन था ना, उसको अगर मैच्योरिटी का पैसा मिला तो वो उसके हाथ में इनकम फ्रॉम सैलरी करके टैक्स होगा. और अगर समझो कि वो एम्प्लॉय है ही नहीं, मतलब वो एम्प्लॉय की मैन नहीं है. अभी फॉर एग्जांपल टाटा कंपनी में रतन टाटा इज नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी. सो इन दिस केस उनके लिए थर्ड पॉइंट लाया, इफ रिसीव्ड बाय पर्सन वेयर नो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप एग्जिस्ट्स, then in this case जो भी पैसा मिलेगा उनको, it will be taxed under income from other sources. And this is how we are done with the revision of IFOS, that is income from other sources. This was the detailed revision. I ensured that each and every concept is getting covered in this particular video. एंड इस पे मैंने थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन पे भी फोकस किया, जो 56 to 7B देखा तो वो सब में, उसके बाद मैंने गिफ्ट टैक्सेशन समझाया, वो सब में मैंने थोड़ा सा फोकस किया इम्प्लीमेंटेशन पे. तो ये वीडियो देखने के बाद यू विल फील वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. ये वीडियो के बाद एक बार क्वेश्चंस देखना. आई एम श्योर दैट यू विल बी एबल टू क्रैक ईच एंड एवरी क्वेश्चन. अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, बिकॉज मैं देखता हूँ यार स्टैटिस्टिक्स में यार नॉन सब्सक्राइबर्स ही बहुत है. ऐसा कैसे चलेगा यार? तुम लोग को एक तो सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, एक लाइक करना ही पड़ेगा, और अगर आपको ये अच्छा लगा होगा वीडियो, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखना कि आपको कैसा लगा, सो दैट अगर कुछ भी अगर होगा, वॉइस इज नॉट, अभी ऐसा हो सकता है कि वॉइस इज नॉट क्लियर, या if anything, if there is anything, you just let me know in the comment box. अगर अच्छा भी लगा होगा, you can tell me in the comment box. It makes me feel happy and it makes me feel motivated to make more and more such videos. I will see you in the next revision lecture. Till then, bye bye and take care.